देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे स्क्रीन शेयर है मैम। देखो हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स तो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में इश्यू ऑफ डिबेंचर स्टार्ट किए थे, जहां पर मैंने इलास्ट्रेशन 6 तक करवाया था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने डिबेंचर कितने तरह से इशू हो सकता है, इंट्रोडक्शन, ये सारा चीज थियोरेटिकली प्रैक्टिकली सभी देखा। अब यहाँ पर जो हम लोग का डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम वाला पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डिबेंचर हम लोग पार पे भी इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं। और प्रीमियम पे करने का मतलब होता है कि पर वैल्यू से एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो पर वैल्यू से अगर हम लोग ज्यादा में कर रहे हैं तो उसे प्रीमियम बोला जाता है। ये देखो हायर प्राइस देन द नॉमिनल वैल्यू, और जो पर वैल्यू है उसे हम लोग फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा, ठीक है। अगर फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से इक्वल में करते हैं तो उसे पर वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। और फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से अगर हम लोग ज्यादा में करते हैं तो उसे प्रीमियम बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला है कि कंपनी इशूज डिबेंचर एट ए प्रीमियम। कब कर सकती है कंपनी डिबेंचर प्रीमियम में इशू? when the market rate of interest is lower than the debenture interest rate, ठीक है। तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर जो है वो लोअर है देन द डिबेंचर इंटरेस्ट रेट, डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट से अगर मार्केट रेट में इंटरेस्ट कम है, तभी क्या करेंगे, जैसे मान लो कंपनी बोल रही है हम 10% देंगे, लेकिन उसी पैसे को पब्लिक अगर बैंक में रखती है तो उन्हें 8% मिल रहा है, ठीक है। तो फिर कंपनी लोग क्या करेंगे, डिबेंचर खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं जो खरीदना चाहते हैं। तो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो अगर कम है, ठीक है, ये मार्केट वाला है, वो अगर कम है तब डिवेंचर को, अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी डिवेंचर का इंटरेस्ट 10% दे रही है तो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो कंपनी बोल रही है कि हम प्रीमियम पे जो है डिवेंचर इशू करेंगे, ठीक है, मतलब पर वैल्यू जो है उससे एक्स्ट्रा में। अब क्या बोल रहे हैं देखो, द डिवेंचर विच आर इशूड एट प्रीमियम आर इशूड एट हायर प्राइस देन द नॉमिनल वैल्यू, तभी उसे प्रीमियम बोला जाता है। दैट इज इफ डिवेंचर विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 इज इशूड एट 10% प्रीमियम, company received 110 where the investor gets slightly less interest than stated in the debenture। मतलब एक एक्चुअली इंटरेस्ट किस पे किया जाता है, इंटरेस्ट हमेशा पे किया जाता है नॉमिनल वैल्यू या जो फेस वैल्यू जो भी बोलो, ठीक है, इस पे इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो लोग कंपनी को एक डिवेंचर पे 110 दे रहा है, लेकिन लोगों को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो वो 100 रुपीज पे मिलेगा। 100 रुपीज पे 10%, सॉरी 12%, अगर इंटरेस्ट रेट 12% है तो कितना मिलेगा, 12 रुपीज, ठीक है। अब कंपनी में लोगों ने पैसा कितना लगाया, 110, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 12% डिवेंचर ऑफ 100 इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब अगर किसी को ये डिवेंचर खरीदना है तो उसे 110 देना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया है, मतलब 100 का चीज 110 में लेना पड़ेगा। द इन्वेस्टर विल गेट 12% पर एनम फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 110, मतलब इन रिटर्न मिल रहा है लोगों को। लोग अगर कंपनी को लोन दे रहे हैं जिसका नाम है डिवेंचर, तो लोगों को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, फेस वैल्यू क्या है 100, लेकिन इशू किस पे किया गया है, प्रीमियम। तो ये क्या है, ये है इशू प्राइस, ठीक है, ये इशू प्राइस। तो एक पर्सन जिसने, ये एक कंपनी है जो डिवेंचर प्रीमियम पे इशू कर रही है, तो इन्होंने कंपनी को कितना दिया, 110। कंपनी इनको रिटर्न में इंटरेस्ट कैसे देगी, 100 के ऊपर, ये 110 पे नहीं देगी, तो इनका लॉस होता है। कैसे देखो यहाँ पर 110 पे उन्हें 12 मिल रहा है। अगर हम लोग लॉजिकली सोचे तो 110 पे ना 12 मिल रहा है, इसने अपने पॉकेट से 110 दिया और इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 12, क्योंकि इंटरेस्ट देने का रूल्स ये है कि वो कभी इशू प्राइस पे नहीं होता है। इशू प्राइस पार हो या प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, इंटरेस्ट तो हमेशा नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पे ही दिया जाता है, ठीक है। तो अब नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू तो हमारा 100 होता है नॉर्मली डिवेंचर का, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन में और बोलेगा तो बात अलग है। तो इसका मतलब 12 मिल रहा है, 12 मिल रहा है 110 के इन्वेस्टमेंट के बदले। तो इसका मतलब अगर इंटरेस्ट का परसेंटेज देखें तो 12 मिल रहा है 110 इन्वेस्ट करके, तो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके देखो। यहाँ पर 12 कहाँ चला गया, ये रहा 1 2, 12 डिवाइडेड बाय 110, 110 इंटू 100,
देखो कितना आ रहा है 10.90, ठीक है। मतलब यहाँ पर 10.909 मतलब 10.91%। जो इंटरेस्ट देखने में 12% लग रहा है, अगर अर्नर की तरफ से देखो, मतलब जिनको इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब ये पर्सन, मान लो ये मिस्टर ए है, इनके साइड से अगर देखें, मतलब इनके नजरिए से अगर देखें, तो ये बोल रहे मैंने तो कंपनी में 110 रुपया दिया, कंपनी मुझे 12 रुपए देगी पर एनम। अगर इंटरेस्ट पर एनम है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है, मतलब मुझे कंपनी से 12 रुपीज रिटर्न मिलेगा 110 के बदले, ठीक है। ये अपना ऐसा कैलकुलेशन करेंगे, तो मुझे परसेंटेज के हिसाब से कितना मिल रहा है, मुझे 10.91% मिल रहा है। लेकिन डिवेंचर जो इशू हुआ है वो तो 12% रेट वाला। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज प्रीमियम पे इशू किया गया है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर द प्रीमियम ऑन डिवेंचर इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब कंपनी के लिए प्रॉफिट है प्रीमियम पे इशू करना, इसलिए कंपनी से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे दिखाती है, क्रेडिट होता है, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट गेन होता है तो क्रेडिट कर देगी। As debenture are covered in the definition of securities specified in the clause H of the section 2 of the Securities Contract Regulation Act. Therefore, restriction of utilization of debenture premium will also be governed by section 52 of the Companies Act 2013, ठीक है। अब जब हम लोग डिवेंचर का रिडेम्पशन पढ़ते हैं, तो वहां पर ये पूरे सेक्शन का एप्लीकेशन हमें पता चलता है कि ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरेट हुआ ना, डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू करके जो सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरेट हुआ, जैसे एक डिवेंचर पे 10 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरेट हुआ, तो ये इसका यूज कैसे करना है, क्योंकि ये जो है इसका रेस्ट्रिक्शन होता है, इसे हम लोग कहीं पर भी यूज कर ले ऐसा नहीं होता है। तो इसको यूज कैसे करना है वो हमें सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो बस यहाँ पर इतना ही हमें समझना है, कैसे करके इसका यूज होगा उसका डिटेल्स अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे इशू ऑफ डिवेंचर पे, ठीक है। जब रिडेम्पशन आता है, मतलब रिडेम्पशन जब हायर लेवल पे पढ़ते हैं तब वहां पर यूज होता है, यहाँ पर अभी हमें इसका जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद बोला है अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगा अगर हम लोग डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू करते हैं। तो सिमिलर एंट्रीज ही होगा जैसे पहले होता है, बस प्रीमियम का एंट्री करना पड़ेगा। तो जब पैसा मिला तो लोन लेने का एंट्री क्या होता है, बैंक टू लोन, ये हम लोग लास्ट दिन भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, जब डिवेंचर का एप्लीकेशन का पैसा ले रहे हैं, अगर हमें पैसे पार्ट पार्ट पेमेंट में बताया गया कि एप्लीकेशन का इतना, फिर अलॉटमेंट का इतना, फिर यहाँ पर देखो एप्लीकेशन का पैसा टू बैंक बोल के, मतलब एप्लीकेशन कैंसिल आउट बेसिकली बैंक, ये क्या हो गया, बैंक टू डिवेंचर। अच्छा, ये अगर एक्सेस है, अच्छा हम वही सोच रहे हैं, ये क्या है, ये एक्सेस है, ये हम नेट एंट्री दे सोच रहे थे। यहाँ पर बोला है कि जब पैसा मिला, अगर हम लोगों ने एक्सेस मनी ले लिया है, क्योंकि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, सिमिलरली डिवेंचर के केस में भी हो सकता है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, तो हम लोग रिफंड करेंगे तो रिफंड का एंट्री हो जाएगा। और अगर हम लोग एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट वगैरह में तो वैसा एंट्री हो सकता है, ठीक है। अब अलॉटमेंट जब मिलेगा तब ऐसे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अभी हम लोग क्वेश्चन के साथ समझ लेंगे कैसे करके एंट्री होगा। अब देखो यहाँ पर, यहाँ कोई क्वेश्चन तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक डिस्काउंट का कुछ कंसेप्ट दिया है कि अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होता है तो कैसा होगा, ठीक है। अभी देखेंगे नीचे शायद क्वेश्चन मिल जाएगा हमें प्रीमियम वाला भी। द कंपनीज एक्ट डज नॉट इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइस एट विच डिवेंचर कैन बी इशूड अनलाइक शेयर्स के तरह ना, कंपनीज एक्ट 2013 में डिवेंचर के ऊपर इशू करने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, ओनली जो हमारे मतलब जो स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं हमारे इम्प्लॉय को, डायरेक्टर को, उनको डिस्काउंट में, बाकी पब्लिक को नहीं करना चाहिए, नहीं चलेगा, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। तो यहाँ पर बोला है कि डिवेंचर पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो लिमिट फॉर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू का कोई लिमिट नहीं है। दिस इज व्हाई इट इज वेरी कॉमन फॉर डिवेंचर्स टू बी इशूड एट अ डिस्काउंट। तो डिवेंचर हम लोग चाहे तो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, जैसे शेयर पे रेस्ट्रिक्शन है, पार पे करो, प्रीमियम पे करो, बट डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, तो हम लोग डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर पाएंगे। द डिवेंचर व्हिच आर इशूड एट अ डिस्काउंट आर इशूड एट लोअर प्राइस देन द नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू से जब कम पे इशू होगा, इशू प्राइस कम होगा नॉमिनल वैल्यू से, तभी वो डिस्काउंटेड होता है। दैट इज इफ अ डिवेंचर विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 रुपीज का इज इशूड 10% डिस्काउंट, तो 90 10% डिस्काउंट, 100 पे 10% मतलब 10 रुपीज होता है, ठीक है। तो 100 पे अगर 10 माइनस कर देंगे तो 90 रुपीज आएगा। The company received 90 only. The issue of debenture at a discount slightly increase the true rate of the interest payable. अब इस पे देखो इन्वेस्टर का बेनिफिट है, जिन्होंने डिवेंचर खरीदा है, कैसे,
उन्होंने 90 रुपीज दिया होगा और उनको इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। देखते हैं इंटरेस्ट रेट कितना। यहाँ एक एग्जांपल भी दिया है, 12% डिवेंचर ऑफ 100 इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब एक पर्सन है जिन्होंने, कोई कंपनी जो ऐसा कर रही है, डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू कर चुकी है 10% डिस्काउंट पे। अगर यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं तो इनको 90 रुपीज कंपनी को देना पड़ा है, लेकिन कंपनी ने इनको कितना इंटरेस्ट दिया होगा। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, तो फेस वैल्यू है 100, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट, 12%। तो 12% का मतलब कितना हो गया, 12 रुपीज पर एनम। अब इन्होंने 12 रुपीज इंटरेस्ट कमाया 90 रुपीज देके, तो इंटरेस्ट का रेट देखो 12, 90 इन्वेस्ट करके 12 मिला इंटू 100, और ये करने से ये आ रहा है 13.33। ठीक है, चेक करके देख सकते हो। तो रेट जो था वो रेट कितना था, एक्चुअली में देखने में 10%, सॉरी एक्चुअली में देखने में 12% लग रहा है, लेकिन है कितना 13.33। वो तो होगा क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट में इशू किया गया। ये देखो 12 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, 13.333%। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा डिवेंचर। अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ तो ओवरऑल इंटरेस्ट जो है वो रेट हमारा बढ़ जाता है। चाहे कैलकुलेशन हम लोग फेस वैल्यू पे करेंगे, लेकिन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो परसेंटेज, मतलब इंटरेस्ट का परसेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, the company issues debenture at a discount when the market rate of interest is higher than the debenture interest rate। just उसका ऑपोजिट वाला। ठीक है, कंपनी कब डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करेगी, जब मार्केट रेट इंटरेस्ट का हायर है देन द डिवेंचर इंटरेस्ट। मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो लोग फिर मार्केट में ही इन्वेस्ट करेंगे ना, डिवेंचर क्यों खरीदेंगे। तब कंपनी बोलेगी ठीक है हम डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, तो लोगों को प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, जो हम लोगों ने अभी देखा। तो डिस्काउंट रेट जो दिख रहा है, सॉरी इंटरेस्ट रेट जो दिख रहा है, उससे ज्यादा परसेंटेज रिटर्न मिलेगा हमें, तब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिवेंचर डिस्काउंट में इशू करना पड़ सकता है अगर ऐसा सिचुएशन हुआ। लाइक शेयर्स डिवेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द नॉमिनल वैल्यू। डिवेंचर जब इशू होगा तो यहाँ पर टू डिवेंचर बोल के आ जाएगा नॉमिनल वैल्यू के साथ क्रेडिट। मतलब ये बोल रहा है कि जब भी हम लोग डिवेंचर अकाउंट लिखेंगे तो वो नॉमिनल वैल्यू के साथ ही लिखेंगे जब इशू होगा, डिस्काउंट पे जब इशू होगा। द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर कैश रिसीव्ड इज ट्रांसफर टू डिस्काउंट। मतलब ये हो जाएगा, देखो जब हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, जैसे अभी दिखा है कंपनी को 90 रुपीज मिला, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू कितना हो गया 10 रुपीज दिखाया मैंने, टू यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवेंचर, क्रेडिट हो गया ना, टू डिवेंचर, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर लिखना पड़ेगा 100। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू से रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पर डिस्काउंटेड वैल्यू से रिकॉर्ड हो गया, और यहाँ पर जो पैसा रिसीव हुआ उससे रिकॉर्ड हो गया। अब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज रिटन ऑफ प्रोपोर्शनेटली बाय चार्जिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब ये हमारा क्या है, लॉस है, तो ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस हम लोग क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में चार्ज करते हैं डेबिट साइड में, और ऑल इनकम एंड गेन्स को क्लोज करते हैं पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, जो भी डिस्काउंट के वजह से लॉस हो रहा है वो सारे पीएल में क्या करना है, हमें प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ करना है। अब इसका अलग अलग रूल्स होता है, तो जैसे होगा हमें उसी तरह से राइट ऑफ करना पड़ेगा, जो रूल्स कंपनी फॉलो करेगी। तो वो हम लोग देखेंगे, एक दो रूल्स है यहाँ पर। इट इज कंसिडर्ड ए नॉर्मल प्रैक्टिस टू एमोटाइज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिट दैट इज नॉर्मली 3 to 5 years। जैसे यहाँ पर एक मतलब जनरल बात बताया है कि नॉर्मली कोई भी कंपनी अगर डिस्काउंट में डिवेंचर इशू कर रही है और उसकी वजह से उसका जो भी लॉस हो रहा है, तो उसको एमोटाइज करना, मतलब राइट ऑफ करने का प्रैक्टिस, मतलब नॉर्मल जो टेंडेंसी है वो कैसा है, ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिट। मतलब अगर डिवेंचर हम लोग 5 साल के लिए इशू किए हैं सपोज, तो 5 साल हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो 5 साल में हम लोग उस पैसे को राइट ऑफ कर देंगे जो लॉस हो रहा है। जैसे मान लो लॉस हुआ यहाँ पर 10 रुपीज, अब 10 रुपीज को 5 साल में राइट ऑफ करेंगे तो 2 रुपीज करके राइट ऑफ होगा पीएल में। ये चीज बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे नॉर्मली ये 3 to 5 years के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होता है। अगर डिवेंचर 3 to 5 years के लिए इशू किया गया है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिट के हिसाब से उसे राइट ऑफ कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन देखेंगे पता चलेगा। देखो अब यहाँ पर डिस्काउंट में इशू होने से एंट्री कैश रिसिप्ट हुआ तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, अगर एक्सेस हो गया है तो रिफंड के लिए, उसके बाद अलॉटमेंट के लिए डिवेंचर एप्लीकेशन, डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर। ये तो मैंने करके भी दिखाया। ठीक है, मैंने यहाँ पर बैंक से एंट्री दिखाया था, बात एक ही है। देखो क्यों एक जैसा है, यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये पहला वाला एंट्री देखो, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। इस एंट्री को ना हम यहाँ पर लिख के समझाते हैं। देखो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ए एंट्री है बैंक टू डिवेंचर
एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब ये एप्लीकेशन का पैसा मिला। अच्छा, अब ये क्या है, डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो एक्सेस पैसा अगर रिफंड हो जा रहा है तो ये बैंक के साथ ये बैंक नेट हो जाएगा जो रिफंड हो गया, और डिवेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट और डेबिट हमारा कैंसिल आउट, लेकिन पूरा नहीं होगा क्योंकि मान लो यहाँ हमें 100 रुपए मिला है, ये हमारा टोटल रिसिप्ट अमाउंट है एप्लीकेशन का, लेकिन हम लोग 90 का ही एप्लीकेशन, या फिर इसको 110 कर देते हैं समझने के आसानी के लिए, लेकिन हम लोग 10 रुपए का रिफंड कर देंगे, वो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन से रिसिप्ट किया गया पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट कितना बनेगा, नेट करके 110 और 10 होके ये 10 हो गया, और डिवेंचर एप्लीकेशन 100 बन जाएगा, ठीक है। ये सॉरी, ये 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, 100 10 और 10 नेट होके 100 हो गया, यहाँ पर 100 10 और 10 नेट होके 100 हो गया। अब देखो ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है, तो डेबिट ज्यादा है तो बैंक का डेबिट ही रहेगा, ये क्रेडिट अमाउंट है, ये डेबिट अमाउंट है तो क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट ही रहेगा, 100 हो गया। अब डिवेंचर का जब अलॉटमेंट होगा तब कैसे होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अब ये कितने से हो जाएगा, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट यहाँ पर 100, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अब डिस्काउंट में इशू हुआ है तो जितना डिस्काउंट, ठीक है, सपोज 10 रुपीज डिस्काउंट, और यहाँ पर 2 डिवेंचर दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर डिस्काउंट में हुआ है वो मैंने यहाँ कंसीडर नहीं किया, फिर डिस्काउंटेड पैसा मुझे यहाँ दिखाना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट में। चलो कोई बात नहीं, हम लोग एंट्री जो है क्वेश्चन के साथ देख लेंगे, मतलब अगर हम यहाँ पर वैल्यू दिखा रहे हैं ना, अगर ये डिस्काउंटेड वैल्यू है तो बात अलग है। अब यहाँ पर बैंक डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट दिखा देंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर और टू 10% डिवेंचर, तो ये एप्लीकेशन का पैसा और ये एप्लीकेशन का पैसा हमारा मतलब सेम होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर, जो मैंने एक ही एंट्री में दिखाया था, लेकिन हम लोग ऐसे स्प्लिट करके ही करेंगे जब क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, if the fact discount on issue of debenture is considered as incremental interest expense, the true expense net borrowing for a particular accounting period is therefore the total interest payment plus the discount written off। अब क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है in fact the discount on issue of debenture is considered as incremental interest expense, मतलब जब भी कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, क्योंकि डिवेंचर एक लोन है तो कंपनी का एक एक्सपेंस इनकर्ड होता है जिसका नाम हो गया इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फाइनेंस कॉस्ट या बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में भी कभी कभी ये डिस्काउंट को, मतलब ये माना जाता है कि डिस्काउंट में इशू करने के चक्कर में हम लोगों ने अपना इंटरेस्ट कॉस्ट को बढ़ा लिया, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस हम लोग का ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया, हम लोग इंटरेस्ट को तो हर बार राइट ऑफ करेंगे ही पीएल में, उसके साथ साथ डिस्काउंट में जो लॉस हुआ है उसे भी राइट ऑफ करेंगे, तो वही बोल रहा है द ट्रू एक्सपेंस नेट बोरिंग कॉस्ट फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड इज देयरफॉर द टोटल इंटरेस्ट पेमेंट प्लस द डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो बोरिंग कॉस्ट क्या होगा, एक्चुअली ये 16 में बताया जाता है। बोरिंग कॉस्ट क्या हो गया, बोरिंग कॉस्ट का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट ही मेरा बोरिंग कॉस्ट नहीं है, हर साल जो डिस्काउंट हम राइट ऑफ कर रहे हैं, हर साल जो डिस्काउंट का वैल्यू हम राइट ऑफ कर रहे हैं वो भी मेरा बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट के साथ साथ ये डिस्काउंट में इशू करने से हमारा जो फाइनेंस कॉस्ट या बोरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इलस्ट्रेशन 7, X Limited issued 1,12% debenture 100 each at a discount of 10% payable in full on application by 31st में। बोल रहा है कि X Limited ने 1 लाख डिवेंचर इशू किया है 100 ईच वाला, ये क्या है, ये नॉमिनल वैल्यू है, लेकिन 10% डिस्काउंट में, मतलब इशू कैसे हुआ है, डिस्काउंट में हुआ है। पेबल कैसे है, फुल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे ही सारे पैसे दे देने, मतलब 90 रुपीज होगा एक डिवेंचर का, क्योंकि 100 का चीज 10% डिस्काउंट में, तो 90 पूरा का पूरा एप्लीकेशन में दे देना है। कितने तारीख के अंदर, 31 मई के अंदर दे देना है। एप्लीकेशन पर रिसिप्ट फॉर 1,20,000, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, कंपनी ने इशू करना चाहा था 1 लाख, लेकिन 1,20,000 जो है इतने एप्लीकेशंस आ गए, तो पैसे भी इतने एप्लीकेशंस के आगे होंगे, तो हम लोग एक्स्ट्रा रिफंड कर देंगे शायद। देख लेते क्या बोला है, डिवेंचर वेर अलॉटेड ऑन 9 जून, मतलब ये तो एप्लीकेशन का पैसा अगर किसी को देना है 31 मई तक दे देना है। अब किन्हें किन्हें अलॉटमेंट मिला है वो 9 जून तक पता चल जाएगा। एक्सेस मनी वॉज रिफंडेड, अब बता दिया है, कभी कभी प्रोराटा भी हो जाता है, हम लोगों ने लास्ट दिन डिवेंचर पे भी देखा था, हो सकता है प्रोराटा का मतलब जो है नेक्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट होना, बट यहाँ नेक्स्ट कॉल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एप्लीकेशन में ही सारे पैसे दे देने हैं, तो एक्सेस मनी रिफंड करना पड़ेगा, सेम डेट पे ही रिफंड हो जाएगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑल्सो सो नेसेसरी लेजर अकाउंट, अच्छा जर्नल एंट्री भी करने बोला है, उसके साथ साथ लेजर अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है, ठीक है। देखो कैसे होगा,
यहाँ पर इलास्ट्रेशन 7, in the books of X date. यहाँ पर सबसे पहला एंट्री 31 मई का करेंगे, क्योंकि इस दिन को हमें एप्लीकेशंस का सारा पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। तुम लोग पूरा कॉलम करके करो, ठीक है, जैसे कि डेट, पर्टिकुलर्स जैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। लिखना क्या है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट बोल के, ठीक है। कितना एप्लीकेशन आया है, 1 लाख से एंट्री नहीं करना है, 1,20,000 से करना है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। ओवर सब्सक्रिप्शन में एप्लीकेशन का पैसा एप्लीकेशन लोग भरते गए, एक्सेप्ट होता गया। अब वो लोग बाद में अगर एक्स्ट्रा होता है तो वो रिजेक्ट कर देते, मतलब रिफंड कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू 100, या फिर कितना होगा बताओ, कितने से एंट्री करना चाहिए। कंपनी का नॉमिनल वैल्यू है डिवेंचर का 100, कंपनी ने इशू किया है 10% डिस्काउंट में, तो एप्लीकेशन पे कंपनी ने कितना पैसा लिया होगा, पूरा पैसा ही एप्लीकेशन पे लिया है, तो कितना पैसा मिला होगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करें, बताओ, कंपनी ने कितना पैसा लिया होगा, बोलो बोलो, कंपनी ने कितना पैसा लिया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, लोन कितने का मिला है। हमें एट द रेट मतलब एक एक का पूछ रहे हैं। एक डिवेंचर इशू करने से कितना पैसा, मतलब अगर कोई इस कंपनी का एक भी डिवेंचर खरीदने के लिए जाएगा, उसे पूरा पैसा एप्लीकेशन में ही दे देना है, कितना देना पड़ेगा, हम ये पूछ रहे हैं। उतना ही तो कंपनी को भी मिलेगा। एक डिवेंचर में कितना पैसा देना पड़ेगा, एक डिवेंचर खरीदोगे, जैसे शेयर खरीदते हैं ना, तो वैसे अगर डिवेंचर खरीदोगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा, हम ये पूछ रहे हैं। या फिर कंपनी के लिए बोलो तो एक एप्लीकेशन फॉर्म का कंपनी कितना ले रही, बोल रही है एप्लीकेशन फॉर्म में पूरा पैसा दे देना। ये तो कंपनी ने जब इशू किया होगा तभी बता दिया होगा कि अगर हमारा डिवेंचर खरीदना है पूरा पैसा एक ही बार में देना है, तो कितना पैसा देना पड़ेगा एक डिवेंचर खरीदने का, ये बताओ। 90, करेक्ट। 100 रुपीज का डिवेंचर 10 रुपीज डिस्काउंट में गया है, तो फिर 90 रुपीज देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर इंटू 90, ठीक है, 90 रुपीज देना पड़ेगा। और कितना सारा एप्लीकेशन आया, 1,20,000, तो कितना हो जाएगा 1,20,000 इंटू 90, तो ये हो गया 12 इंटू 9 108, इतना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा ना। ठीक लिखा है मैंने, मल्टीप्लीकेशन 12 इंटू 9 108 होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा, इसमें लिखना है तुम लोग को बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, और कुछ नहीं लिखना है। अब ये एप्लीकेशन का पैसा मिल गया है, लेकिन ये एक्सेस है, क्यों, क्योंकि हम लोग मतलब कंपनी एक्स लिमिटेड जो है वो सिर्फ 1 लाख का ही अलॉटमेंट देना चाहती है, तो वो रिफंड कर देगी। कब रिफंड करेगी, जब अलॉटमेंट करेगी तभी। जिनका अलॉटमेंट नहीं करना है, मतलब वो एक नॉर्मली लॉटरी फॉर्मेट में हो जाता है, ठीक है, मतलब जिन्होंने आगे अप्लाई किया है उनका ही मतलब सिलेक्शन होता है, बाद में जिन्होंने किया है उनका नॉर्मली क्या हो जाता है। एक मिनट, ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो किसी का ज्वाइन नहीं हो। वालिनी का ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दे देते हैं। चल अब देखो 90 रुपीज करके यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 लाख ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग जितना कंपनी जितना रिफंड करना चाहती है उतना रिफंड कर देगी। तो ये कौन सा डेट है, 9 जून। 9 जून को कंपनी अपना अलॉटमेंट जो है डिक्लेयर कर रही है, तो जो रिफंड करना है कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर रिफंड जब करेगी तो ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा, डिवेंचर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे रिसीव किया उसका ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा 1,20,000 इंटू 90। मैम 20,000 होगा सुनो। ओह अच्छा, हाँ सॉरी, ये गलत लिख दिया ना मैंने। रिफंड होगा तो 20,000, हाँ लिखते लिखते गलत लिख दिया। ये देखो 20,000 है ना, 1 लाख इनको देना है तो ये हो जाएगा 1,20,000 का मिला है, लेकिन 1 लाख का ही हमें रखना है तो एक्स्ट्रा 20,000 और एक एक जन से 90 रुपीज ले रखे हैं, तो ये हो जाएगा 1800। ये कितना हो जाएगा 1,20,000 मतलब 20,000, 18 लाख 18 लाख, 18 लाख हो जाएगा। अच्छा एक मिनट फिर से रिज्वाइन। ये हो गया। अच्छा अब हम लोग को देखना है कि अलॉटमेंट। अब ये देखो ये तो रिफंड हुआ, एप्लीकेशन का पैसा ले लिया, ये अमाउंट रिफंड कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पैसे को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, जैसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो सेम डेट पे हो जाएगा 9 जून 2020 पे ही, जिस दिन अलॉटमेंट दिया जा रहा है। तो क्या एंट्री होगा, देखो डिवेंचर लोन होता है तो लोन लेने से बैंक टू लोन होता है ना, तो उसी तरह से लोन का क्या इंटरेस्ट रेट के साथ नाम पता चलता है डिवेंचर का। तो 2 12% डिवेंचर अकाउंट, लोन क्रेडिट होगा तो 2 12% डिवेंचर अकाउंट तो होगा ही। और यहाँ डेबिट डेबिट क्या होगा, अब डिवेंचर डिस्काउंट में इशू हुआ था तो यहाँ पर डिस्काउंट लॉस है तो डिस्काउंट को डेबिट करो ऐसे करके, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब डिस्काउंट कितना था, एक एक डिवेंचर का डिस्काउंट कितना था 10 रुपीज करके, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 रुपीज और कितने सारे हम लोगों ने अलॉटमेंट दिए हैं उतने पे ही ना काउंट होगा, तो 1 लाख इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 10, ये हो जाएगा 10 लाख, ठीक है, ये 10 लाख हो गया। अच्छा यहाँ पर हमेशा एंट्री नॉमिनल वैल्यू से होता है, नॉमिनल वैल्यू 100 है तो 1 लाख इंटू 100 तो 100 लाख हो जाएगा, ठीक है, ये 100 लाख हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, जो एप्लीकेशन का पैसा हम लोग रखना चाहते हैं वो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है डिवेंचर अकाउंट में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब हम लोग कितने एप्लीकेशन का पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, 1 लाख एप्लीकेशन का पैसा हम लोग रखना चाहते हैं, और सिर्फ एप्लीकेशन ही बार बार क्यों बोल रहे हैं, सारा पैसा एप्लीकेशन पे मिल रहा है इंटू 90, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट भी इशू किया था एप्लीकेशन का तो 90 आ रहा है पूरा, तो 90 लाख, 90 लाख पर प्लस 10 लाख 100 लाख हो गया। अच्छा ये देखो यही वाला हम बता रहे थे, इस तरह से होता है एंट्री। और अगर हम लोगों को एप्लीकेशन वगैरह नहीं बताता तो हम लोग नेट एंट्री कर सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा मिला, डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट, ये देखो डिवेंचर एप्लीकेशन 90 लाख आ रहा है तो यहाँ पर भी डिवेंचर एप्लीकेशन को नेट करो, 10 लाख कितना है और यहाँ पर 1 लाख 80, ये दो अगर हम लोग नेट करेंगे तो हम लोग का इतना ही आ जाएगा। ये देखो 108, ये देखो 108 और 50, ये वाला माइनस 18, देखो 90 लाख आ गया, ये दोनों को हम लोगों ने जब नेट कर दिया तो ये 90 लाख आ गया, मतलब ये वाला एंट्री। अब ये अगर 90 लाख हमारा क्या आएगा, 90 लाख डिवेंचर एप्लीकेशन हम लोग का डेबिट आएगा कि क्रेडिट, देखो डेबिट आइटम ज्यादा है तो डिवेंचर एप्लीकेशन 90 लाख से हम लोग का क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा, ठीक है, वही वाला वहां पर जा रहा है नेट करने के बाद ऑटोमेटिकली लाइन बाय लाइन एंट्री हो रहा है। और बैंक अकाउंट का भी ये अमाउंट और ये अमाउंट नेट करोगे तो 90 लाख ही आएगा, तो इसीलिए देखो बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग का कितने से आएगा 90 लाख से, तो बैंक अकाउंट डेबिट 90 लाख रह जाएगा। ये देखो बैंक को नेट करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट रह जाएगा 90 लाख, ठीक है, ये दोनों। और यहाँ पर डिवेंचर जो है हम लोग का क्रेडिट आएगा, सॉरी ये क्रेडिट आएगा, टू डिवेंचर एप्लीकेशन आएगा। देखो क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, ये भी 90 लाख आ रहा है, ये दोनों को एडजस्ट करोगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन का क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है तो ये क्रेडिट आ रहा है। अब ये क्रेडिट को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि इस अमाउंट को हम लोग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे लोन अकाउंट में, तो ये क्रेडिट है, ये डेबिट किया तो डेबिट के साथ क्रेडिट कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या
ये बैंक अकाउंट डेबिट 90 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू 12% डिवेंचर। अगर हम लोग पूरा एंट्री नहीं लिखते, कभी कभी देखो इशू ऑफ डिवेंचर में लिखना जरूरी होता है, लेकिन कभी हम लोग रिडेम्पशन सीखते हैं तो वहां इतना डिटेल्स नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है इतने सारे स्टेप्स में। लेकिन अगर क्वेश्चन एप्लीकेशंस का नाम वगैरह दे दे तो हमें सारा चीज लिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लेजर अकाउंट भी बनाने के लिए बोला था, चलो फिर लेजर भी बनाते। लेजर में क्या क्या बनेगा यहाँ देख लो, क्या लेजर बनेगा, बैंक बनेगा। अच्छा, और डिवेंचर एप्लीकेशन बनेगा। यहाँ पर लिखते हैं पहला लेजर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर अकाउंट भी होगा। अच्छा, पहले डिवेंचर एप्लीकेशन लिख लेते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन लाइन बाय लाइन लिखते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, इसके बाद 12% डिवेंचर और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, अब लेजर जब बनाना है तब हम लोग को नॉर्मली जब लिखना पड़ेगा तब हम लोग को, लेकिन डेट पर्टिकुलर्स ये सब लिखना पड़ेगा, तो वो सब तुम लोग लिख सकते हो, हम सिर्फ एंट्री डेट के साथ करके दिखा देते हैं। तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे 31 मई को टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अच्छा, ये वैल्यू हो जाएगा 10 और 800 और उसके बाद 3 जीरो, ठीक है। तो 10 800 और 3 जीरो। अब डिवेंचर एप्लीकेशन में इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे 31 मई 2020 को बाई बैंक 10 800 और 3 जीरो। अब इसका रिवर्स एंट्री हुआ था तब इधर आ जाएगा बाय डिवेंचर एप्लीकेशन। ये देखो डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक रिफंड वाला, तो 9 जून को हम लोग एंट्री करेंगे, 9 जून 2020 को यहाँ पर लिखेंगे बाय डिवेंचर एप्लीकेशन। जब लिखना होगा तो पूरा ही लिखोगे, ठीक है, ऐसे DEB लिखने से नहीं होगा, ये सब हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जिनको लिखना है पूरा ही लिखना चाहिए, मतलब लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए क्या, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा, ये हो जाएगा 18 लाख, 18 लाख। अब इसका भी क्रॉस पोस्टिंग करेंगे यहाँ पर 6 जून, सॉरी 9 जून टू बैंक 18 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर एंट्री फिर से 9 जून का डिवेंचर। अब ये कैसे पोस्ट होगा, ये हो गया डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर और डिस्काउंट टू 12% डिवेंचर। तो पहले डिवेंचर एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, टू 12% डिवेंचर, ठीक है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन में लिखते हैं टू, सेम डेट पे टू 12% डिवेंचर। अच्छा, इसका वैल्यू कौन सा लिखना चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये तो कंबाइनली बना हुआ है तो 90 लाख। अच्छा, डिवेंचर एप्लीकेशन में टू 12% डिवेंचर लिख दिया, 12% डिवेंचर में लिखेंगे बाई डिवेंचर एप्लीकेशन, बाई डिवेंचर एप्लीकेशन 90 लाख, बाई डिवेंचर एप्लीकेशन 90 लाख हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला डिस्काउंट टू 12% डिवेंचर, तो 12% डिवेंचर में लिखना है बाई डिस्काउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई, सेम डेट पे बाई डिस्काउंट ऑन इशू। डिस्काउंट का वैल्यू हम लोग का 10 लाख। अच्छा, अब डिस्काउंट और इशू पे यहाँ पर 9 जून 2020 क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा टू 12% डिवेंचर 10 लाख बन गया। अब हम लोग को लेजर एक एक क्लोज करना है, तो यहाँ पर पहले ये वाला क्लोज करते हैं। तो देखो हम लोगों ने 10,80,000 का यहाँ पर 18
1,80,00,000 है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने एप्लीकेशन का रिफंड कर दिया, इतना हम लोगों ने एप्लीकेशन रिसिप्ट किया था। ये देखो, ये पहले रिसिप्ट किया है, डेट देखने से पता चलेगा, एंट्री देखने से भी पता चलेगा, ये बैंक डेबिट करवा रहा है, ये बैंक को क्रेडिट करवा रहा है। अब इतना रिसिप्ट किया, इतना रिफंड कर दिया, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा। तो बाकी कितना होगा, क्लोज करके देख लो। बाई बैलेंस सीडी कितना रहेगा, 90 लाख। अभी तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया ना, इसमें से इतना अगर हम लोग रिटर्न कर देते हैं तो कितना रहेगा, 90 लाख रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 लाख, टोटल कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद एप्लीकेशन का देखो, एप्लीकेशन में इतना पैसा रिसीव हुआ, इतना पैसा रिफंड हुआ, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर डिवेंचर अकाउंट में इतना हमारा ट्रांसफर हुआ है। अब टोटल कर लेते हैं, दोनों साइड टैली हो जाएगा। इतना हम लोगों ने रिसीव किया था, इतना रिफंड कर दिया, तो नेट जो है वही मेरे डिबेंचर अकाउंट में गया, तो ये तो क्लोज हो ही गया उस हिसाब से। तो इसीलिए यहाँ पर एंट्री क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं आ रहा है, ये क्या हो जा रहा है, मैच हो जा रहा है। ये रिसीव किया, ये रिटर्न किया, इन दोनों का नेट ही डिबेंचर अकाउंट में गया, क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब डिवेंचर अकाउंट देखो, तो डिवेंचर अकाउंट का क्या है, नॉमिनल वैल्यू से रिकॉर्ड होता है। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है, 100 है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जब एंट्री किए हैं तो पार्ट पार्ट एंट्री के, डिस्काउंट को भी दिखाना पड़ा। तो ये टोटल कर लेते हैं, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हम लोग का 90 लाख और 10 लाख, 100 लाख, ठीक है। ये क्या है, ये हम लोग का टोटल नॉमिनल वैल्यू हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज करके दिखाएंगे। ये 30 जून 2020 को दिखा देते हैं। तो टू बैलेंस सीटी मतलब लोन का है, ठीक है, 100,000,000, ये क्लोज हो गया। अच्छा, अब डिस्काउंट वाला देखो, डिस्काउंट का क्या एंट्री होगा, डिस्काउंट का यहाँ पर 212%, 100,10,000,000, 10 लाख हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, 30 जून, 30 जून क्यों लिख रहे हैं अभी, ये हम लोग का ईयर एंड मतलब मंथ एंड हो रहा है, ठीक है। तो उसी मंथ का हम लोग कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। तो ये बाई बैलेंस सीडी जब क्लोज हो रहा है तो इस तरह से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000,000, लेजर क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से बता देते हैं, ये देखो यहाँ पर जब क्लोज हुआ बाई बैलेंस सीडी होगा जितना बचा, ठीक है। अब ये हम लोग 9 जून को इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये सेटलमेंट हम लोग 9 जून को ही हमें पता चल जा रहा है कि हम लोग इतना पैसा लिए थे, इतना इतना पैसा लिए थे, इतना रिफंड कर दिए, तो ये हमारे पास बच रहा है, ये 9 जून को ही पता चल जा रहा है, ठीक है। अब ये वाला हमारा कोई बैलेंस नहीं दिखा रहा है, ये ऑटोमेटिकली मैचअप हो जा रहा है कि ये पैसे में से ये रिफंड हो गया तो बाकी लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू है 100 लाख, तो ये हम लोगों का क्लोज 30 जून को कर रहे हैं। ये हम लोग 9 जून को भी चाहे तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये उस मंथ के एंड का हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिस्काउंट का भी हम लोग उस मंथ के एंड का दिखा रहे हैं कि और कुछ नहीं, अगर और भी कोई डिवेंचर इशू होगा तो उसका फिर दिखाना पड़ेगा कि दूसरे डेट के साथ। तो यहाँ पर हम लोग का इस तरह से लेजर बन जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला तो हो गया, आसान है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, जो एंट्री पता होगा तो वैसे ही लेजर बनेगा। अच्छा, अब देखो, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटीज, ये क्या होता है, कोलैटरल सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि सिक्योरिटीज के ऊपर और भी सिक्योरिटीज, इसको हम लोग बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटीज। जैसे अगर कभी लोन लेने जाओगे ना, तो लोन लेने जाने से क्या होता है ना, पूरा पेपर वेपर बन गया, ठीक है, लोन भी सैंक्शन हो गया, सारी चीज हो गई, ठीक है। अगर बैंक चाहे तो हमसे क्या कर सकती है, कुछ चेक जो है, पोस्ट डेटेड चेक जो है वो साइन करवा सकती है। ये क्या होता है, कोलैटरल सिक्योरिटीज के तौर पे, कि ये प्रूव होता है, कि ये प्रूव करना आसान होता है कि अगर जिन्होंने लोन लिया है वो अगर डिफॉल्ट करता है तो ये प्रूव करना कोर्ट में आसान होता है कि हाँ इन्होंने लोन लिया है। बहुत सारे प्रूफ तो है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर हम लोग ये पोस्ट डेटेड चेक बैंक साइन करवाती है तो इससे और भी जल्दी प्रूव करना आसान हो जाता है कि हाँ ये इस पर्सन ने बैंक से इतना लोन लिया था। तो कोलैटरल सिक्योरिटीज का मतलब यही होता है कि मॉर्गेज रखना, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, मॉर्गेज रख के लोन ले सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर लोन फेलियर कर देते हैं हम लोग तो बैंक को या जिनसे भी लोन लिया है उन्होंने वो प्रॉपर्टी बेच के वो अपना रिकवरी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखो वही बोल रहा है, कोलैटरल सिक्योरिटीज मीन सेकेंडरी और सपोर्टिंग सिक्योरिटीज फॉर ए लोन, मतलब सिक्योरिटी के बाद भी और अगर सिक्योरिटीज हम लोग देते हैं तो उसे बोला जाता है कोलैटरल सिक्योरिटीज which can be realized by the lender in the event of the original loan not being repaid on the due date। जो लोन लिया गया है वो अगर रीपे नहीं हो रहा है तो जो लेंडर है मतलब जिन्होंने लोन दिया है वो क्या कर सकते हैं, वो उस कोलैटरल सिक्योरिटीज को बेच के, ठीक है, उस अपना जो रिकवरी है वो कर सकते हैं। अंडर दिस एग्री अरेंजमेंट द बोरोवर एग्रीज दैट अ पर्टिकुलर एसेट और ए ग्रुप ऑफ एसेट विल बी रियलाइज्ड एंड द प्रोसीड्स फ्रॉम विल बी अप्लाइड टू रीपे द लोन इन द इवेंट द अमाउंट ड्यू कैन नॉट बी पेड। अगर पे नहीं कर पा रहे हैं, लोन ले लिया है, तो उस सिक्योरिटीज को बेच के जो लेंडर है वो अपना रिकवरी कर सकता है। समटाइम्स कंपनी इशू देयर ओन डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। कंपनी क्या करती है, कभी कभी अपने डिवेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटीज के तौर पे इशू करके रखती है। अब देखो, जब कभी हम लोग मॉर्गेज रखते हैं कुछ भी, ठीक है, मॉर्गेज रखते हैं कुछ भी, तो ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ठीक है, ये कोई ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन। अगर अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो जर्नल एंट्री भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक मॉनिटरी कुछ इन्वॉल्व नहीं हुआ। जैसे मैंने अगर मेरा कोई लैंड है, वैकेंट लैंड, मैंने उसको मॉर्गेज रख दिया, तो मैंने वो बेचा थोड़ी है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, मेरे पास ही है, मेरे पोजीशन में है। लेकिन हम चाहे तो उसे अपने हिसाब से मतलब बेच नहीं सकते, जब भी चाहेंगे यूज कर सकते। जैसे मान लो कोई अपना घर गिरवी रख के लोन दिया है, तो क्या वो घर पे नहीं रहेगा, बैंक उसे घर से निकाल देगा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। घर उसी का है, वो रह रहा है, वो यूज कर रहा है, सब कर रहा है। अगर वो लोन फेलियर करेगा तब बैंक उसे बोलेगा कि आपने ये मॉर्गेज रखा था, आपने इतना सारा फेलियरिटी किया है, तो आप क्या करो, आप ये घर हम लोग अब बेच देंगे, एक नोटिस वगैरह देगा, बेच देगा, ठीक है, बेच के अपना रिकवरी कर लेगा, तब हमें घर से निकाल देगा इन दैट केस। लेकिन अगर हम लोग अपना लोन का ईएमआई वगैरह सही सही पे कर रहे हैं और मॉर्गेज रखा हुआ है, तो थोड़ी ना घर से निकाल देगा। कोई प्लांट मशीनरी गिरवी रखा गया है फैक्ट्री के लिए, मान लो फैक्ट्री के लिए लोन चाहिए था, तो क्या प्लांट मशीनरी बैंक उठा के ले जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो मॉर्गेज का मतलब है उस चीज का जो है एक एग्रीमेंट बन जाना, और वो पोजीशन जो है ओनर के पास ही रहता है, लेकिन ओनरशिप जो है वो नहीं रहता है, ठीक है। हम लोग अपने हिसाब से जब भी चाहे उस लैंड को जो मॉर्गेज रखा है या फिर वो गोल्ड जो मॉर्गेज रखे उसे यूज कर ले, बेच दे, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन इसमें कोई जर्नल एंट्री, कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता है मॉर्गेज जब रखा जाता है, इसीलिए ट्रांजैक्शन नहीं है तो जर्नल एंट्री नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर बोल रहा है कि कंपनी चाहे तो मॉर्गेज यानी कोलैटरल सिक्योरिटीज के तौर पे, मतलब कुछ तो कंपनी ने मॉर्गेज रखा है, इसके बाद भी कंपनी चाहे तो कोलैटरल सिक्योरिटीज के तौर पे क्या कर सकती है, अपना डिवेंचर इशू कर सकती है, ठीक है। कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर ए लोन और ए फ्लक्चुएटिंग ओवरड्राफ्ट व्हेन द लोन इज रीपेड ऑन द ड्यू डेट द डिवेंचर आर at once released with the main security. In case the company cannot repay its loan and the interest thereon on the due date, the lender becomes the debenture holder who can exercise all the rights of debenture holder। जैसे देखो, एक कंपनी ने कोलैटरल सिक्योरिटीज के तौर पे डिवेंचर इशू किया है, किसको, बैंक को, लेकिन बैंक कभी डिवेंचर होल्डर नहीं है। बात समझो, कंपनी ने कोलैटरल सिक्योरिटीज के तौर पे डिवेंचर इशू किया है, बट पैसा थोड़ी ना लिया है। डिवेंचर इशू करने से कंपनी अपना एंट्री क्या करती है, बैंक टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। बट जब कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब मॉर्गेज रख रही है, तो पैसा थोड़ी ना ले रही है बैंक से कि हम डिवेंचर दे रहे, आप डिवेंचर होल्डर बनो और मुझे पैसा दे दो, ऐसा नहीं है। ये क्या करिए, कंपनी बोल रही है कि आप ये डिवेंचर होल्डर हो, लेकिन हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं। आप डिवेंचर होल्डर को क्या होता है, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। मान लो एसबीआई बैंक से लोन लिया है कंपनी ने, ठीक है, अब कोलैटरल सिक्योरिटीज के तौर पे डिवेंचर इशू कर दिया है, लेकिन कंपनी से पैसा, बैंक से पैसा थोड़ी ना लिया कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये तो मॉर्गेज रखा है। अब अगर जिस कंपनी ने लोन लिया है वो फेलियर हो जाती है, तो एसबीआई डिवेंचर होल्डर बन जाएगा, इन दैट केस बन जाएगा, और डिवेंचर का जो भी राइट्स होता है वो इनके पास आ जाएगा। वही चीज बता रहा है, देखो, कंपनी इशू देयर ओन डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल मतलब सिक्योरिटी के तौर पे यूज कीजिएगा। अगर हम फेलियर होते हैं, कौन बोल रहा है,
कंपनी, तब आप मेरा डिवेंचर होल्डर बनिएगा। अभी आप मतलब आपको हम ऐसे ही डिवेंचर इशू कर रहे हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज, जैसे हम अपना मान लो घर गिरवी रख रहे हैं एज ए सिक्योरिटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंक के लोग बैंक यहाँ से बैंक हमें घर से निकाल दे या फिर हमारे घर पे कोई और आके रह जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब नहीं दे पाएंगे, फेलियर होंगे, तब राइट्स जनरेट होगा, अभी तो सिक्योरिटी है। तो वही बोल रहा है, फॉर ए लोन और ए फ्लक्चुएटिंग ओवरड्राफ्ट व्हेन द लोन इज रीपेड ऑन द ड्यू डेट दिस डिबेंचर आर एट वंस रिलीज्ड विद द मेन सिक्योरिटी। बोल रहा है कि अगर लोन रीपे हो गया तो जैसे मेन सिक्योरिटी रिलीज हो जाएगा। मान लो मेरा एक वैकेंट लैंड है, मैंने मॉर्गेज रखा, लेकिन मैंने पूरा 10 साल का लोन लिया था, पूरा सही सही रीपे कर दिया, तो लैंड मेरा हो जाएगा तब, और बैंक कुछ नहीं कर सकता है। उसी तरह से अगर लोन सही सही रीपे होता है ड्यू डेट पे, तो जैसे मेन सिक्योरिटी और डिवेंचर का बात क्यों रहा है, एक सिक्योरिटी तो रख ही रहा है कंपनी, लेकिन उसके साथ साथ अगर और एक सिक्योरिटी रखता है तो उसे बोला जाता है कोलैटरल, और यहाँ पर कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखा गया है, डिवेंचर। तो वही बोल रहा है, अगर लोन सही सही रीपे हो जाएगा तो डिवेंचर आर एट वंस रिलीज, डिवेंचर का रिलीज मतलब डिवेंचर भी वापस हो जाएगा विद द मेन सिक्योरिटी। इन केस द कंपनी कैन नॉट रीपे इट्स लोन, लेकिन अगर कंपनी लोन रीपे नहीं कर पाएगी एंड द इंटरेस्ट देयर ऑन द ड्यू डेट, और मान लो इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रही है, ठीक है, मतलब पहले क्या होता है, लोग इंटरेस्ट भरना बंद कर देते हैं, नहीं दे पाते हैं, ईएमआई बंद हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ईएमआई जब बंद है तो लोन कैसे रीपे होगा, तो उसके पास तो पैसा है ही नहीं ईएमआई भरने का, तो लोन कहां से रीपे करेगा। द लेंडर बिकम्स द डिवेंचर होल्डर, तब क्या होगा, बैंक डिवेंचर होल्डर बन जाएगा, और डिवेंचर होल्डर का जितने भी राइट्स है वो इनके पास आ जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के तौर पे डिवेंचर इशू किया गया था, ठीक है। द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लोन बट नॉट ऑन द डिवेंचर। मतलब जब लोन का पे मतलब लोन जब चल रहा है, लेकिन कंपनी अपना ड्यू डेट पे सारा ईएमआई भर रही है, कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, उस केस में एसबीआई को इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, सिर्फ वही लोन अमाउंट पे मिलेगा जो लोन इन्होंने लिया था। ये डिवेंचर पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। डिवेंचर पे इंटरेस्ट तभी मिलना स्टार्ट हो सकता है अगर ये फेलियर हो जाएगी, तब जाके डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो होल्डर ऑफ सच डिवेंचर मतलब एसबीआई के पास डिवेंचर होल्डिंग है किसका, मान लो एबीसी है, इस कंपनी एबीसी लिमिटेड कंपनी का डिवेंचर होल्डिंग है, तो डिवेंचर होल्डर को तो इंटरेस्ट मिलता है, क्या इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, नहीं नहीं, इनको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। इनको इंटरेस्ट कब मिलेगा, अगर ये लोन फेलियर करती है तो मिलेगा, ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लोन। लेकिन फिर बैंक को किस चीज का इंटरेस्ट मिलेगा, लोन का। मान लो बैंक ने क्या किया है, 50 लाख का लोन दिया इनको, तो उस 50 लाख के लोन पे बैंक को इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, लेकिन इस डिवेंचर पे नहीं मिलेगा, जितने का डिवेंचर इन्होंने एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी रखा है, बट नॉट ऑन द डिवेंचर। अब अकाउंटिंग इंटरेस्ट क्या होगा, दो मेथड है, देखो क्या बोल रहा है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ शोइंग दिस टाइप ऑफ डिवेंचर इन द अकाउंट्स ऑफ कंपनी। कंपनी अकाउंट्स में इस तरह का केस में दो एंट्री हो सकता है। एक तो होता है कि कोई जर्नल एंट्री नहीं करो, जो मैंने दिखाया कि मॉर्गेज पे कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो एंट्री किस चीज का होगा। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है, अंडर दिस मेथड नो एंट्री इज मेड, मेथड 1 में, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ मेकिंग इशू ऑफ सच डिवेंचर। मतलब जब एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज डिवेंचर इशू किया जा रहा है, क्योंकि ना कोई ट्रांजैक्शन, मनीटरी ट्रांजैक्शन, विदाउट मनीटरी ट्रांजैक्शन नो जर्नल एंट्री। तो अगर मनीटरी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पर किसी तरह का एंट्री नहीं होना चाहिए, ये मेथड 1 बता रहा है। इसे सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। द फैक्ट ऑफ द डिवेंचर बीइंग इशूड एंड आउटस्टैंडिंग इज शोन बाय नोट अंडर द लायबिलिटी सिक्योर, ठीक है। तो हम लोग इसको नोट्स टू अकाउंट्स में सिर्फ इसे डिस्क्लोज करेंगे अकॉर्डिंग टू मेथड 1, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को मेथड 1 पे हम लोग करके देखते हैं। इलस्ट्रेशन है, क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड ऑब्टेन ए लोन फ्रॉम आईडीबीआई ऑफ 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ गिवन एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज ऑफ 1 करोड़ 50 लाख 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर। और इन्होंने जो लोन लिया है आईडीबीआई बैंक से, लोन लिया है 1 करोड़ का, और कुछ मॉर्गेज रखा होगा वो हमें नहीं पता है, उसके साथ साथ इन्होंने और भी मॉर्गेज के तौर पे मतलब सिक्योरिटी के तौर पे, कोलैटरल सिक्योरिटी इसीलिए हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी कुछ सिक्योरिटी होगा, उसके बाद भी इन्होंने डिवेंचर जो है इशू किया है। और डिवेंचर का नाम क्या है, 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर। ये फर्स्ट मॉर्गेज क्या होता है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था कि फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, सेकंड मॉर्गेज डिवेंचर क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर में। तो फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर यहाँ पर बोल रहा है 14% इंटरेस्ट रेट है, ये डिवेंचर का नाम बता रहा है। अगर ये एक्स लिमिटेड फेलियर हो जाता है अपना लोन रीपे करने पे, तो आईडीबीआई बैंक इनका डिवेंचर होल्डर बन जाएगी, बट अभी नहीं है, अभी नहीं है, ये सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे दिया गया है। तो अगर कोई एंट्री नहीं करते, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे तो कैसे होगा, देखो हम करके दिखाते हैं यहाँ पर।
मेथड 1 के हिसाब से इलास्ट्रेशन 8 यहाँ पर दिखाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखना पड़ेगा, तो ऐसे बन जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंडर जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग। बैलेंस शीट वगैरह कैसा होता है उन लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स में देख लिया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग और सिक्योर्ड है, ये तो पता ही चल रहा है, इतने मॉर्गेज है, ऊपर से कोलैटरल सिक्योरिटीज है, तो वो जो लोन है बोरिंग है वो किस तरह का है, किस टाइप का है, सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन, ठीक है। और कहाँ से लिया गया है, आईडीबीआई, आईडीबीआई बैंक से लिया गया है 1 करोड़, आईडीबीआई बैंक से लिया गया, ये हो गया अमाउंट का कॉलम। अब यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे कि इस पे सिक्योरिटी क्या दिया गया है, कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल इज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ रुपीज, यहाँ पर दे रखा है 1,50,00,000, 1,50,00,000, 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, ये हो गया। सिर्फ चीज को डिस्क्लोज करना कि इस लोन के अगेंस्ट में कोलैटरली डिवेंचर इशू किया गया एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज। और एक मेथड होता है, ठीक है, मेथड 2, मेथड 2 बोल रहा है हम लोग एक एंट्री करेंगे, ठीक है। एंट्री क्या करेंगे, हम लोग इसमें एक डिवेंचर इशू का एंट्री ही करेंगे, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से, क्योंकि सच में तो डिवेंचर इशू करके उनका डिवेंचर का राइट्स तो हम लोग दे नहीं रहेंगे, देंगे कब, अगर हम लोग फेलियर होंगे। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, अंडर दिस मेथड द फॉलोइंग एंट्री इज मेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ सच डिवेंचर। तो क्या एंट्री होगा, डिवेंचर इशू करने से नॉर्मली क्या होता है, बैंक टू डिवेंचर, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, ठीक है, बैंक टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। अब पैसा तो ले नहीं रहे हैं, क्योंकि सच में तो अभी कर नहीं रहे हैं, सिक्योरिटी के तौर पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक फेक अकाउंट बनाना चाहिए। तो ये बन रहा है डिवेंचर सस्पेंस, इसको हम लोग फेक अकाउंट बोल सकते हैं, मतलब झूठ मूठ का डिवेंचर इशू कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये एक्टिव है ही नहीं, ठीक है। ये एक्टिव तब होगा अगर हम लोग फेलियर होंगे, अदरवाइज ये कभी भी एक्टिव नहीं होगा ये डिवेंचर, मतलब डिवेंचर होल्डर के तौर पे। तो इसीलिए इस अकाउंट का नाम है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, तो इसका नरेशन देखो, बीइंग द इशू ऑफ डिवेंचर कोलैटरली एज पर बोर्ड्स रिजोल्यूशन नंबर डेटेड, जैसे हम लोग नरेशन लिखते हैं तो यहाँ पर इस तरह से एंट्री होना चाहिए। The debenture suspense account will appear in the asset side of the balance sheet. अब ये कहाँ पर आना चाहिए, बैलेंस शीट के किधर आएगा, एसेट साइड में आएगा, अंडर नॉन करेंट एसेट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखो, वैसे छोटा मोटा क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये सस्पेंस अकाउंट कहाँ पर आता है। डिवेंचर तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर आता है, पता है। यहाँ पर बोल रहे डिवेंचर सस्पेंस कहाँ आएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट के अंडर आएगा, एंड डिवेंचर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, डिवेंचर जैसा आता है वैसे ही आएगा, लेकिन इसके अगेंस्ट में पैसा नहीं मिला है, तो डिवेंचर सस्पेंस को कहाँ दिखाना चाहिए, बैलेंस शीट के नॉन करेंट एसेट में। व्हेन द लोन इज रीपेड द एंट्री इज रिवर्स इन ऑर्डर टू कैंसिल इट, जब लोन रीपे हो जाएगा, मान लो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, जैसे लोन लिया था जितने टर्म्स एंड कंडीशन सारे फुलफिल करके लोन रीपे हो गया, अब इसका रिवर्स एंट्री डाल दो, मतलब ऐसे परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, मतलब डिवेंचर कैंसिल, ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से हट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इलास्ट्रेशन 9 बोल रहा है टेकिंग द सेम इंफॉर्मेशन ऑफ इलास्ट्रेशन 8, मतलब अभी अभी हम लोगों ने जो किया है, तो एंट्री पास करके दिखाओ, ठीक है। तो एंट्री तो हमें पता ही है कैसे होगा, यहाँ पर दिखा देते हैं, मेथड 2 इलास्ट्रेशन 9, ठीक है। यहाँ पर एंट्री क्या पास होगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% फर्स्ट, ये दिख रहा है यहाँ से लिख लेते, फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, ये नाम है, ठीक है, मॉर्गेज डिवेंचर ये पूरा नाम है, डिवेंचर के टाइप्स के हिसाब से उसका नाम होता है, इंटरेस्ट रेट लिखना चाहिए, ये डिवेंचर के नाम पे आएगा ही आएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये अमाउंट 1,50,00,000, 1,50,00,000, ठीक है, ये हो गया। इसको लिखना पड़ेगा बीइंग इशू ऑफ ये इतने डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज, ये वाला नरेशन लिख देंगे। अब अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये देखने में कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर हम एक बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था क्या, बोला नहीं, बट यहाँ पर हम दिखा देते हैं, देखो बैलेंस शीट कैसे दिखेगा, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड,
एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब है जब सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं तो हम लोग बोलते हैं उससे कुछ एक्सट्रैक्ट किया है आइटम, तो उससे बोला जाता है एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स और अमाउंट, नोट नंबर जैसे बनता है बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से, तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स, पहले आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये सब याद हो जाना चाहिए अब तक, क्योंकि हम लोगों ने शेयर कैपिटल में भी किया। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें नॉर्मली सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, बट यहाँ पर शेयर होल्डर फंड वगैरह कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, तो हम स्टार्टिंग में ही कर देते हैं बोरोइंग वाला, मतलब नॉन करेंट। देखो इसका मेन 3 पार्ट होता है, पहले होता है शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, अब उसमें पार्ट पार्ट होता है। अब यहाँ शेयर होल्डर फंड का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम नॉन करेंट लायबिलिटी से ही इसको स्टार्ट करते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज में बहुत सारे जो है आते हैं, जैसे कि अदर करेंट लायबिलिटी आता है नॉन करेंट लायबिलिटी के अंडर, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग एक ही आइटम आ रहा है और कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। यहाँ पर नोट नंबर 1 होगा, यहाँ पर वैल्यूज लिख देंगे। अच्छा, एसेट साइड और कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई करेंट लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन है नहीं। एसेट में सबसे पहले लिखेंगे नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में क्योंकि हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो डिवेंचर सस्पेंस है ये हमारे अदर करेंट एसेट में आएगा, अदर नॉन करेंट एसेट, तो ये लिखना पड़ेगा। तो इसके अंडर अदर नॉन करेंट एसेट, अदर नॉन करेंट एसेट, नोट नंबर 2। और करेंट एसेट, क्योंकि हम लोगों ने लोन लिया है उससे तो पैसा मिलेगा ना, मतलब आईडीबीआई बैंक से जो लोन लिया है उसका पैसा, यानी कि जो 1 करोड़ है वो तो हमें रिसीव हो रहा है, तो फिर करेंट एसेट बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये .2 हो जाएगा करेंट एसेट। और कैश को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर लिखा जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अमाउंट का कॉलम, नोट नंबर। अब नोट बनाएंगे, नोट नंबर 1, नॉन लॉन्ग टर्म बोरिंग। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में हम लोगों ने क्या किया है, आईडीबीआई बैंक से लोन लिया है और लोन हमारा सिक्योर्ड लोन है, तो यहाँ पर लिखते हैं सिक्योर्ड लोन, आईडीबीआई, आईडीबीआई आईडीबीआई लोन, और इसका अमाउंट है 1 करोड़। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर डिवेंचर भी इशू किया है जो कि लोन होता है, तो 14% फर्स्ट मॉर्टगेज डिवेंचर, ये है 1,50,00,000। और नॉर्मली जो मॉर्टगेज रखा जाता है ना उसका अमाउंट लिए गए लोन के अमाउंट से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखो वो कितने दिन बाद फेलियर हो रहा है, तो फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो एक मायने रखता है। ऊपर से मान लो इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिया तो फिर रिकवरी अमाउंट बढ़ जाएगा, रिकवरी करवाने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह, ये जितने भी खर्चे रिकवर कहाँ से करेंगे, उनकी डिफॉल्ट है तो उन्हीं के एसेट से करना चाहिए। इसीलिए हमेशा सिक्योरिटी पे जो भी रखा जाता है वो लिए हुए अमाउंट से ज्यादा होता है, लोन अमाउंट से सिक्योरिटीज का अमाउंट ज्यादा ही होता है, कम तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट मॉर्टगेज डिवेंचर, ये यहाँ पर लिखा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग एंट्री नहीं पास करे। बट यहाँ पर क्या है, अभी अभी तो पढ़ा कि लोन को लोन की तरह दिखाएंगे, तो आईडीबीआई से लिया गया लोन तो यहाँ पर होगा जो यहाँ भी हम लोग दिखा रहे थे, लेकिन कोलैटरल सिक्योरिटी को सिक्योर्ड लोन के अंदर नहीं दिखा रहे थे, बट यहाँ पर हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे जो डिवेंचर इशू हुआ है उसको भी हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। यानी हम लोग का लोन का अमाउंट टोटल हो जाएगा 2,50,00,000। ठीक है, 2,50,00,000 हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग। अच्छा, अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 2,50,00,000। 2,50,00,000 हो गया। और डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, अदर नॉन करेंट एसेट, यानी जो नोट नंबर 2 है, नोट नंबर
टू अदर नॉन करेंट एसेट डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। और इसका वैल्यू कितना होगा? वही 1,50,00,000। एंट्री देखो ना, एंट्री तो वही है ना हमारा, ये वाला डिवेंचर सस्पेंस 1,50,00,000। ये तो लिख दिया। अब ये क्यों बना है वो भी लिखना पड़ेगा। ये हम लोगों ने इशू किया है, इशू ऑफ ₹1,50,00,000 14% फर्स्ट मॉर्टगेज डिवेंचर, फर्स्ट मॉर्टगेज डिवेंचर as collateral securities, as collateral security। ये डिस्क्लोज कर दिया हम लोगों ने। अब ये वाला यहाँ पर ट्रांसफर करते 1,50,00,000। 1,50,00,000 1,50,00,000 हो गया। अच्छा, ये यहाँ पर हम लोग का ये टोटल कर लेते, इसमें तो और कुछ है नहीं। 2,50,00,000। अच्छा, ये 1,50,00,000 नोट नंबर 2 में आ गया। नोट नंबर 3, ये नोट नंबर 3 होगा। फिर यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, ये 1 2। अच्छा, ये 1 है, ये 2 होगा, ठीक ही था। ये 2 है, इसके हिसाब से 2 है। अब नोट नंबर जो है वो 3 बनेगा, ठीक है। नोट नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश कहाँ से आया? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक तो हम लोगों ने डिवेंचर इशू तो क्या है, बट झूठ मूठ का, मतलब ऐसे कोलैटरल सिक्योरिटीज, तो ये पैसा नहीं मिला है। हाँ, ये जो लोन लिया है आईडीबीआई बैंक से वो पैसा मिला है 1 करोड़, ठीक है। ये हम लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एट बैंक में चला जाए, तो यहाँ 1 करोड़ लिखेंगे। अच्छा, 1 करोड़ प्लस 1,50,00,000 मतलब 2,50,00,000। 2,50,00,000 हो गया। तो ये प्रेजेंटेशन, सॉरी प्रेजेंटेशन, ये मेथड दो अलग अलग है। अगर हम लोग एंट्री नहीं पास करते हैं, इन दैट केस हम लोग को सिर्फ डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे अकाउंट्स पे कहीं नहीं आएगा। तो यहाँ देख रहे हो 1 लाख ही आया सिक्योर्ड लोन, बट यहाँ पर ये जब हम लोगों ने एंट्री किया तो सिक्योर्ड लोन में 2 आइटम इंक्लूड हो गया। ये अब नोट्स टू अकाउंट्स में सिर्फ नहीं है, ये हमारे लोन अमाउंट में भी आ रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट में पैसा नहीं मिला। इसीलिए देखो अमाउंट बैंक अकाउंट में 1 करोड़ दिख रहा है, 1,50,00,000 नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये जो है ये हम लोग डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट बोल के डेबिट कर चुके हैं। तो ये कहा जाएगा अदर नॉन करेंट एसेट में। ये बात हमें याद रखना है। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हम लोग अभी डिवेंचर का राइट्स जो है नहीं देंगे, तब देंगे अगर हम लोग फेलियर हो जाते हैं। तो ये हम लोग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे करने से क्या होता है। अब हमें कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए, कौन सा ज्यादा लॉजिकल है? स्टूडेंट शुड नोट दैट मेथड 1 इज मच मोर लॉजिकल फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, देयरफॉर इट इज एडवाइज टू फॉलो मेथड 1। क्यों मेथड 1 क्यों लॉजिकल है वो भी मैंने बताया। जब कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है तो एंट्री क्यों करे? अब एंट्री हो नहीं रहा था, इसके लिए फेक एंट्री ऐसे करके बनाया गया है, ठीक है। तो इसका एक इम्पैक्ट दिया गया है, तो 1 ही ज्यादा लॉजिकल है। जब मेरा कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है नहीं तो हमें एंट्री क्यों पास करें? एंट्री पास करने का कोई जरूरत नहीं था। लेकिन 2 मेथड फॉलो होता है अकाउंट्स में, तो इसीलिए 2 मेथड ही दिखा दिया गया, बट मेथड 1 इज मोर लॉजिकल। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं कंसिडरेशन अदर देन फॉर कैश, जैसे हम लोग शेयर में भी देखे थे कि शेयर भी इशू किया जा सकता है अदर देन कैश के लिए। तो यहाँ पर देखो बोला भी है वही पॉइंट, जस्ट लाइक शेयर्स डिवेंचर कैन आल्सो बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन फॉर कैश, ठीक है। सच एज फॉर परचेज ऑफ लैंड, जैसे हम लोग लैंड खरीद रहे हैं तो लैंड खरीद रहे हैं तो लैंड अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन हम लोग पैसा नहीं देना चाहते, उसके जगह क्या दे दिया? डिवेंचर दे दिया। अब परसेंटेज ऑफ डिवेंचर हो सकता है, ठीक है। अगर खरीदने वाला मतलब बेचने वाला अगर राजी है, सेलर अगर राजी है तो हो सकता है। मशीन खरीद रहे तो भी ऐसा हो सकता है। तो क्या एंट्री होगा? ये देखो एसेट टू सन्ड्री लायबिलिटी। अब ये क्या है? एसेट टू सन्ड्री लायबिलिटी, ये कौन सा एंट्री हो गया? ये हो गया कि हम लोग जो एसेट खरीद रहे हैं
और जो लाइबिलिटी खरीद रहे हैं, अब देखो लैंड बिल्डिंग के केस में सिर्फ एसेट ही डेबिट होगा, लेकिन अगर हम लोग किसी का बिजनेस वगैरह खरीदते हैं तो ऐसे होता है, एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, परचेज कंसिडरेशन। मतलब देखो बिजनेस खरीदना नहीं, अगर मान लो कुछ लाइबिलिटी भी है, ठीक है, कुछ लाइबिलिटी है और वो हम लोग रीपे करेंगे, ऐसा हम लोग मान रहे हैं, ठीक है, ऐसा अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग रीपे करेंगे, जैसे मान लो कि जब हम लोग कोई मशीन खरीद रहे हैं, उस मशीन पे मान लो लोन चल रहा है, लोन पे वो मशीन लिया गया था और उसका एक ही ईएमआई बाकी है, तो हम लोग मशीन खरीद रहे हैं और 10 लाख का, और जो इसके बदले हमें लाइबिलिटी देना पड़ रहा है, मान लो अभी भी हमें 10,000 का पेमेंट करना पड़ेगा एक ईएमआई, ठीक है, 10,000 का फॉर एग्जाम्पल, तो वो लाइबिलिटी में हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर हम लोग खरीद लेते हैं, ओनरशिप हमारा ट्रांसफर हो जाता है, तो लाइबिलिटी भी हमारे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है एसेट टेकन ओवर, लाइबिलिटीज एज्यूम्ड। अगर परचेज किए हुए एसेट पे कोई लाइबिलिटी है, जो खरीद रहा है वो लाइबिलिटी को पे करने के लिए रेडी है, इन दैट केस सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर मतलब जो जिनसे हम लोग परचेज कर रहे हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, परचेज टू क्रेडिटर या फिर फिक्स्ड एसेट टू क्रेडिटर, एसेट के केस में तो वही क्रेडिटर की जगह या वेंडर लैंग्वेज यूज हुआ है। अगर लाइबिलिटी कुछ होता है देन वो लाइबिलिटी एज्यूम्ड हो सकता है। फिर यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन मतलब जितने पेमेंट करके हम लोगों ने खरीदा। अब अगर डिवेंचर दे रहा है तो वेंडर टू डिवेंचर अकाउंट, अगर पैसा देते तो वेंडर टू कैश या बैंक होता है, जैसे क्रेडिटर टू कैश या बैंक होता है। अब यहाँ पर बोल रहा है देखो, फर्दर इट शुड बी नोटेड दैट दिस डिवेंचर कैन बी इशूड एट पार। जो डिवेंचर इशू किया जा रहा है एसेट खरीदने के लिए, वो पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम डिस्काउंट, तीनों तरीके से कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। In each case, the second entry for issue of debenture would be done accordingly. Second entry का मतलब ये वाला, सेकेंड एंट्री का मतलब ये वाला वेंडर टू डिवेंचर, ये अकाउंट में एंट्री कैसे होगा वो बता रहा है कि कैसे करके होगा। देखो नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। देखो जब हम लोग टू डिवेंचर अकाउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, नॉमिनल वैल्यू और नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड, नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड। अभी अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था आज क्लास में स्टार्टिंग में ही कि प्रीमियम वाला केस जब हम लोग देख रहे थे, सारे केसेस में जब डिवेंचर को रिकॉर्ड किया जाता है उसको अपने नॉमिनल वैल्यू से रिकॉर्ड किया जाता है। सेम चीज शेयर के लिए भी होता है, शेयर डिस्काउंट में इशू करो, नॉर्मली डिस्काउंट में अलाउड नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग क्वेश्चन में, अकाउंट्स के क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है डिस्काउंट वाला, तो डिस्काउंट में करो, पार पे करो, प्रीमियम पे करो। लेकिन जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू से ही दिखाया जाता है, प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम का अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है, अगर डिस्काउंट में होगा तो वो डिस्काउंट में दिखता है। लेकिन हम लोग का जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो नॉमिनल वैल्यू में दिखता है, वो कभी इशू प्राइस से रिलेटेड नहीं होता है। सिमिलर फॉर डिवेंचर, तो डिवेंचर का हमारा यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू और नंबर ऑफ डिवेंचर इस तरह से हम लोग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एसेट वगैरह खरीद रहे हैं, तब हमें ये एंट्री कैसे करना है, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालना है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय पर वैल्यू, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय पर वैल्यू प्लस प्रीमियम परचेज कंसिडरेशन पर वैल्यू माइनस डिस्काउंट। मतलब इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करें, हम लोग जितने का एसेट खरीद रहे हैं डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर होना चाहिए, क्योंकि ये सब टाइप्स ऑफ इशू प्राइस है, पर में भी इशू हो सकता है, पर प्लस प्रीमियम यानी प्रीमियम में भी इशू हो सकता है, पर माइनस डिस्काउंट यानी डिस्काउंट में भी इशू हो सकता है। तो बेसिकली परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय हमें इशू प्राइस करना है, तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू करना पड़ेगा अगर हम लोग डिवेंचर इशू करके कुछ एसेट खरीदना चाहते हैं, इनटू यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू जो भी होगा वो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हम लोग इसके हिसाब से समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन 10, एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 14% डिवेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50 लाख, ठीक है, तो 50 लाख बोल रहा है कि नॉमिनल वैल्यू, डिवेंचर इशू किया है 10,000, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय, ये रुपीस है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवेंचर अगर 10,000 करोगे तो 40 कैंसिल, तो एक एक डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू 500 आ रहा है। नॉर्मली डिवेंचर का 100 होता है, अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से हमारा 500 आ रहा है तो हम लोग 500 ही कंसीडर करेंगे, तब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि नॉर्मली 100 होता है। 500 है तो नॉमिनल वैल्यू 500। आगे देखो, टू सन्ड्री पर्सन्स फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 25 लाख बोल रहा है कि अगर यहाँ पर बोल रहा है हम लोगों ने कुछ लोगों को क्या किया है, टू सन्ड्री पर्सन्स फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 लाख। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोगों ने
ये सन्ट्री पर्सन मतलब हम लोगों ने इशू किया है डिवेंचर, ठीक है, लोगों को इशू किया है नॉमिनल वैल्यू से 90% कम, ठीक है। कैश कैश कैसे मिला है 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू और 25 लाख। तो इसमें ये 25 लाख क्या है, 25 लाख है, 50 लाख में से 25 लाख का डिवेंचर कुछ लोगों को इशू किया गया है लेकिन 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू में। तो ये कितना हो रहा है, देखो नॉमिनल वैल्यू कितना है 500 है, 500 का 90% लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 450, ठीक है। 450 रुपीज में कुछ लोगों को डिवेंचर इशू किया गया है और वो उसका नॉमिनल वैल्यू इतना आ रहा है 25 लाख। अब इसका एंट्री कैसे होगा, देखो इसका एंट्री हम करके दिखाते हैं। इलस्ट्रेशन 10 पहला, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा तो मिल रहा है डिवेंचर इशू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो कैसे करके एंट्री होगा, 500 है नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके समझा देते हैं। ये देखो नॉमिनल वैल्यू कैसे काउंट करोगे, नॉमिनल वैल्यू के लिए पहले देखो यहाँ पर 50 लाख नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू पर डिवेंचर कैलकुलेट करना चाहते हैं। टोटल तो हमें पता है 10,000 डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू 50 लाख, ठीक है। 10,000 डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू 50 लाख, तो 10,000 डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा 500, और ये हो गया नॉमिनल वैल्यू पर डिवेंचर, ठीक है। अब अगर डिस्काउंट में इशू हो रहा है, वो भी कितना डिस्काउंट बोल रहा है कि 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू कैश के हिसाब से रिसीव हुआ है। पढ़ के देखो, सन्ट्री पर्सन्स फॉर कैश, हम लोगों ने डिवेंचर इशू किया है पैसे के लिए कुछ लोगों को जिनसे हम लोगों ने कैश कितना लिया है 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, मतलब डिस्काउंट में इशू हुआ है। तो 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितना होगा, नॉमिनल वैल्यू 500, इसका 90%, तो ये हम लोग का हो गया 450, ये हम लोग का इशू प्राइस हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्काउंट नहीं है, ये क्या निकल के आ रहा है इशू प्राइस, ठीक है। ये कैश रिसिप्ट हुआ है तो डिस्काउंट कितना हुआ है, तो अगर 500 का चीज 450 में जा रहा है तो डिस्काउंट हम लोग का 50 रुपीज हो जाएगा, मतलब 10%, है ना, क्योंकि 90% रिसीव कर रहे हैं तो 10% नहीं कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 10%। अब हम लोग यहाँ पर एंट्री करके दिखाएंगे, तो हम लोग का नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू कितना हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू, बैंक अकाउंट डेबिट तो हमारे किससे होगा, सॉरी नॉमिनल वैल्यू बोल रहे हैं, मतलब जो इशू प्राइस है, जो इशू प्राइस है वही पैसा तो लोग हमें देंगे। अगर हम लोगों को बोलेंगे प्रीमियम हो रहा है वो प्रीमियम प्राइस देंगे, अगर बोलेंगे कि डिस्काउंट हो रहा है डिस्काउंटेड देंगे, पर है तो पर वैल्यू देंगे। तो 450 रुपीज एक एक पर्सन से हमें मिलेगा। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि डिवेंचर्स जो है नंबर ऑफ डिवेंचर्स वो कितने सारे होंगे। तो यहाँ पर देखो 25 लाख बोला है नॉमिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, ये हम लोग का 25 लाख है और एक एक हम लोग का नॉमिनल वैल्यू कितना है 500, ठीक है 500, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा 0000 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 5000, ठीक है 5000 हो गया। तो 5000 नंबर ऑफ डिवेंचर इशू हो रहा है और कितना करके 450 करके, तो 5000 इंटू 450, ये देखो 5000 इंटू 450, तो ये हो गया 22,50,000, ठीक है। ये तो मैंने पूरा डिटेल्स में समझा के बता दिया, लेकिन और एक भी आसान तरीका है, कर सकते हो 25 लाख का 90% कर लो तब भी चलेगा। 25 लाख का 90% करेंगे तो भी हम लोग को वही वैल्यू मिल जाएगा 22,50,000। ये आसान तरीका है करने का, लेकिन इस पूरे चीज को समझने के लिए ये कैलकुलेशन समझना जरूरी है, ठीक है। ये समझ जाओगे तो कभी भी कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर बोला था कुछ लोगों को डिवेंचर इशू किया गया है और कैश के तौर पे 90% रिसीव किया गया है, जो 90% कितने पे, नॉमिनल वैल्यू का 90%, मतलब 25 लाख का 90%। लेकिन इसको अगर हम लोग इस तरह से समझते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशंस, कोई टफ कैलकुलेशन होगा तो हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो हम लोग पहले ये निकाल लिए कि नॉमिनल वैल्यू कितना करके है, अब डिस्काउंटेड मतलब इशू प्राइस डिस्काउंटेड है तो डिस्काउंटेड वैल्यू भी निकाल लिया, ये हो गया। अच्छा अभी ये वाला यहाँ से हम लोगों ने 25 लाख नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर इशू किया गया है, 25 लाख, ठीक है। 50 लाख में से 25 लाख लोगों को दिया गया है, लोगों को इशू किया गया है। अब ये वाला हम लोग यहाँ से निकाल लिए कि 5,000 डिवेंचर लोगों को इशू किया गया है 450 करके, तो एप्लीकेशन का पैसा इतना आ जाएगा। अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर अकाउंट में, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 22,50,000। अब डिस्काउंट जो है डिस्काउंट का रिकॉर्ड करो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर
इशू ऑफ डिवेंचर। अब देखो डिस्काउंट पता होगा तब कर सकते हो, वैसे देखो 10% भी कर सकते हो, 25 लाख का 10% कर दो 2,50,000 हो जाएगा। अदरवाइज पर शेयर पे डिस्काउंट कितना है 50 पर डिवेंचर पे, इंटू कितना डिवेंचर इशू है 5,000, तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पर 2,50,000। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग 25 लाख का 10% करते हैं तो भी हमारा 2,50,000 आएगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट है। अगर 90% कैश रिसीव हुआ है, 2% ऑफ डिवेंचर। ठीक है, कितना परसेंट बोला था 14%, शायद देख लेते हैं, हाँ 14% डिवेंचर। अब नॉमिनल वैल्यू कितना, नॉमिनल वैल्यू तो पता ही है 25 लाख, वो तो बताया था ना क्वेश्चन में 25 लाख है नॉमिनल वैल्यू। और नॉमिनल वैल्यू कैसे निकालोगे, 5,000 इंटू 500। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू से रिकॉर्ड होना चाहिए, तो पहला वाला। दूसरा देखो बोल रहा है कि टू ए वेंडर, वेंडर को डिवेंचर दिया गया है फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट वर्थ 10 लाख। फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट है 10 लाख और उसके बदले कितना डिवेंचर इशू किया है, जो डिवेंचर इशू किया है वो उसका नॉमिनल वैल्यू है 12,50,000। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू है 12,50,000। पहले एसेट परचेज का एंट्री करते हैं, तो एसेट परचेज का एंट्री क्या होगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, तो कितना परचेस हुआ है देखो 10 लाख रुपीस का। अच्छा, अब ये इनको हमें पैसा देना है, पैसे की जगह हम लोग इनको देना चाहते हैं डिवेंचर, तो एंट्री क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर तो हमारा कैंसिल होगा, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, पैसे की जगह कुछ और दे रहे हैं, अगर वो रेडी है तो फिर हमारा तो वेंडर कैंसिल हुआ। अब डिवेंचर इशू करेंगे तो 14% डिवेंचर। अब देखना है कि डिवेंचर डिस्काउंट हो रहा है कि क्या हो रहा है, वो चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, कितना डिवेंचर इशू करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशू, अभी अभी हम लोगों ने देखा क्या फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन, मतलब जितने का चीज परचेज हो रहा है, परचेज कंसिडरेशन 10 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब इशू प्राइस क्या है, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर बोल रहा है 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर इशू कर दिया गया है, तो इशू प्राइस हम लोग का कितना हो गया, इशू प्राइस हम लोग का 12,50,000, मतलब ये यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू तो है हम लोग का 500 करके, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया नॉमिनल वैल्यू हम लोग का कितना है 500 करके है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 500 अगर लिखते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 500 लिखने से एक सेकंड, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा परचेज, यहाँ बोला नहीं है कुछ, फिक्स्ड एसेट और 10 लाख और उसके बदले हम लोगों ने दिया है 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू का जो है डिवेंचर इशू किया है। अच्छा, तो यहाँ पर ये तो 12,50,000 आ जाएगा, इस तरह से करना पड़ेगा, ये तो 12,50,000 आ जाएगा। वेंडर अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर, तो इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है, लिया है चीज हम लोगों ने 10 लाख का बट ज्यादा पेमेंट किया है ना, मतलब ज्यादा का डिवेंचर दिया है, तो हम लोगों के पास एसेट जो आ रहा है वो 10 लाख का है। जैसे डिस्काउंटेड हो गया ना, जैसे मान लो अगर 100 का डिवेंचर 90 में दिया गया तो हम लोग के पास आ कितना रहा है 90 रुपीज, लेकिन नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, जस्ट वैसा ही हो रहा है, हमारे पास आ रहा है 10 लाख, कैश के जगह एसेट आ रहा है और हम लोग अपना नॉमिनल वैल्यू कितना दिखाने चाहते हैं 12,50,000। ठीक है, तो डिस्काउंट पे हो गया, इसका मतलब डिस्काउंटेड इशू हो गया, तो यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये डायरेक्टली ऐसे करके निकल जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब डिस्काउंट कितना हो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस देख लो 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 मतलब हम लोगों ने कितना डिवेंचर इशू किया है, हम लोगों ने 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू वाला डिवेंचर इशू किया है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा 12,50,000, ये देखो एक एक डिवेंचर है 500 करके डिवाइड कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कितना नंबर ऑफ डिवेंचर, 2,500। ठीक है, 2,500 नंबर ऑफ डिवेंचर, ये 500 करके ही था तो नॉमिनल कर, हाँ तो ये देखो 2,500 नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किया जा रहा है। अब इसको अगर यहाँ अप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली हमें बोला नहीं है ना कि कैसे हो रहा है, यहाँ पर हमें एक एक डिवेंचर का वैल्यू नहीं बोला, हमें बोला है कि 10 लाख रुपीज का एसेट ले रहे हैं, यानी परचेज कंसिडरेशन 10 लाख है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर बोल रहा है शेयर का नॉमिनल वैल्यू यहाँ पर बता रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं बताया है कि हम लोग का देखो पर वैल्यू तो 500 आ रहा है, अब प्रीमियम ये डिस्काउंटेड है, ठीक है,
यहाँ पर वैल्यू तुम लोग का 500 आ रहा है एक एक शेयर का पर वैल्यू, लेकिन ये डिस्काउंटेड है। तुम लोग इस तरह से इसको बैक कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर 10 लाख डिवाइडेड बाई 2500, मतलब यहाँ पर 400 लिखना पड़ेगा तब जाके होगा। ठीक है, हमें जरूरी नहीं है, इसको हम लोग ऐसे करके नहीं कैलकुलेट करेंगे। ये प्रोसेस जब अप्लाई करेंगे तब दिखाएंगे कैसे करके होगा। यहाँ पर ये आसानी से कैलकुलेट होगा। वेंडर को हम लोग 10 लाख से क्रेडिट किए थे, 10 लाख से डेबिट कर देंगे, एसेट खरीदा है और इतना नॉमिनल वैल्यू से, तो हम लोग का डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर बैलेंस करके आ जाएगा। डिस्काउंटेड हो रहा है क्योंकि 10 लाख मिल रहा है, कैश नहीं, एसेट 10 लाख का बदले में 1250 जा रहा है। और बैंकर को कोलैटरल सिक्योरिटीज के तौर पे एक लोन लिया है हम लोगों ने 10 लाख का, तो डिवेंचर इशू क्या है, एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज हमें बोला है एंट्री पास करने के लिए। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो फिर यहाँ पर अगर लोन लिया है तो पहले लोन लेने का एंट्री करेंगे, तो वो कैसे हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। ठीक है, टू लोन, बैंक लोन जो है, बैंक लोन का वैल्यू कितना है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख का हम लोगों ने लोन लिया है, इसका एंट्री हो जाएगा। और अगर हम लोग मेथड 1 फॉलो करते हैं, जो कि हमें प्रेफरेबल बोला गया है कि अगर कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे डिवेंचर इशू किया जाता है, इन दैट केस हम लोगों का कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। तो अगर वो फॉलो करते हैं तो ये 12,50,000 का नॉमिनल वैल्यू का जो डिवेंचर इशू हुआ है उसका कोई एंट्री नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर इतना ही एंट्री होगा। अब हम दिखा देते हैं, देखो उसके लिए हम लोग एक नोट दे देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो ऐसा नोट दे देंगे, नो एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर इन द बैलेंस शीट, द फैक्ट दैट द डिवेंचर बीइंग इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज एंड आउटस्टैंडिंग आर शोन अंडर द रेस्पेक्टिव लायबिलिटी। बोल रहा है कि हमें कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है जब हम लोग इस तरह का कोई डिवेंचर इशू कर रहे हैं बैलेंस शीट में। ये फैक्ट को सिर्फ हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे जितना डिवेंचर इशू किए उस फैक्ट को हम लोग क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देंगे। मतलब ये वाला प्रोसेस मेथड 1 जो कि हमें फॉलो करने के लिए प्रेफरेबली बोला गया है। तो ठीक है, हम लोग इस चीज को लिखना पड़ेगा, लेकिन क्यों हम लोगों ने उसका एंट्री नहीं किया। अच्छा, इसके बाद आ रहा है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अगर हम लोग डिवेंचर डिस्काउंट में या लॉस में इशू कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज एमोटाइज्ड। एमोटाइज्ड का मतलब राइट ऑफ करना है ओवर ए पीरियड बिटवीन द इशुएंस डेट एंड रिडेम्पशन डेट। जैसे मान लो किसी ने 1 जैन को डिवेंचर कोई कंपनी ने इशू किया है 1 जैन 2020 और वो रिडीम करने वाली है इसे 31 दिसंबर 2023 में। ठीक है, तो ये जितना ईयर हो रहा है तो 2020 पूरा, 2021 पूरा, 2022, 2023, तो ये 4 ईयर, मतलब इशू डेट से लेके रिडेम्पशन डेट तक जितना जो भी लॉस हुआ है, लॉस जो हुआ है वो तो इशू के दिन ही पता चल जाएगा कि टोटल लॉस कितना हो रहा है। वो पूरे लॉस को हमें ऐसे 4 साल में हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं। ओवर द पीरियड का मतलब ये होता है, ओवर ए पीरियड बिटवीन इशुएंस डेट एंड रिडेम्पशन डेट इट शुड बी रिटन ऑफ इन द फॉलोइंग मैनर डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। अब किस तरह से होगा उसका टर्म्स कंडीशंस जैसे होता है उस तरह से, मतलब अलग अलग तरीका है। पहला देखो क्या हो रहा है, इफ द डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से एट द एंड ऑफ 5 ईयर, अगर 5 साल बाद डिवेंचर रिडीम हो रहा है, the total amount of discount should be written off equally throughout the life of the debenture applying the straight line method। जैसे मान लो कि डिस्काउंट हुआ है 10,000 का, ठीक है, अब 5 साल में हर साल कितना 2000 करके हम लोग राइट ऑफ करते जाएंगे। ऐसा हो सकता है अगर टर्म्स कंडीशन में बोला हुआ है, ये कौन सा कंपनी क्या फॉलो करेगी वो उन पे डिपेंड करता है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट स्प्रेड्स द बर्डन ऑफ डिस्काउंट इक्वली ओवर द ईयर। हर साल इक्वली हमें करना है। जैसे डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, मतलब एक ही तरह का वैल्यू बार बार एज अ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, उसी तरह से 2000 करके 5 साल हम लोग इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करके दिखाएंगे। इससे बेनिफिट ये है कि हर साल जो लॉस हम लोग दिखा रहे हैं, लॉस का बर्डन हमारा एक जैसा रह रहा है, कोई अप एंड डाउन नहीं हो रहा है। तो ये एक मेथड हो सकता है। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट डिफरेंट डेट्स। अगर डिवेंचर डिफरेंट डेट पे रिडीम हो रहा है, जैसे ये कब एप्लीकेबल हो सकता है, जैसे डिवेंचर 5 साल बाद पूरा लोन रिपे होगा, लेकिन अगर डिवेंचर अलग अलग डेट पे रिपे हो रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शुड बी रिटन ऑफ इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द डिवेंचर लोन इन एनी पर्टिकुलर ईयर अप्लाइंग द सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन डिवेंचर आर रिडीम्ड बाय अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। जैसे मान लो डिवेंचर हम लोगों ने एक लोन लिया, ठीक है, कितने का, 10 लाख का लोन लिया, और इसका रीपेमेंट कैसे किया, पहले मान लो कर दिया है हम लोगों ने
2 लाख का, ठीक है, उसके बाद किया 4 लाख का, उसके बाद किया मान लो यहाँ पर 5 लाख का, तो 5 4 2 6 5 11 हो गया। चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर कर दिया 1 लाख का, फिर किया 2 लाख का, ठीक है, फिर मान लो 3 लाख का, तो 3 4 5 1 6 हो गया, फिर मान लो हम लोगों ने यहाँ पर 4 लाख का कर दिया, ठीक है, तो ये टोटल हो गया 10 लाख। तो हम लोग इस तरह से रीपे करें और अलग अलग डेट पे, ये मान लो फर्स्ट ईयर के कोई एक डेट पे, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, या फिर हो सकता है 2 साल के गैप में, कुछ भी, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि रिडीमेबल अगर डिफरेंट डिफरेंट डेट पे हो रहा है, तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है उसे हमें कैसे राइट ऑफ करना है, उस रेशियो में राइट ऑफ करना है जो लोन जितने दिन तक जिसका बेनिफिट यूज हो रहा है उसके हिसाब से। जैसे देखो 10 लाख लोन फर्स्ट ईयर पूरा 10 लाख ही रहा होगा, क्योंकि मान लो फर्स्ट ईयर के एंड में जाके हम लोग 1 लाख रीपे कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर पूरा 10 लाख लोन आउटस्टैंडिंग में दिख रहा होगा बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो फर्स्ट ईयर मान लो सारे रीपेमेंट जो है ईयर के एंड में हो रहा है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट ईयर लोन दिखेगा 10 लाख, ठीक है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में सेकेंड ईयर लोन दिखेगा 9 लाख, मतलब एक बार पूरा 10 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग, फिर 9 लाख, फिर जैसे 2 लाख पे हो गया तो 7 लाख, फिर जैसे 3 लाख पे हो गया तो 4 लाख, फिर इस तरह से, ठीक है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग रेशियो है उस पे हमें लॉस अगर कुछ हो रहा है डिस्काउंट में इशू करने के लिए, वो लॉस को हमें राइट ऑफ करना है। और एंट्री क्या होगा, पीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जैसे हम लोग इंटरेस्ट को दिखाते हैं। आज ही तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि हम लोग जो प्रीमियम पे इशू करने के वहां पर देखा ना कि बोरोइंग कॉस्ट में हमारा ये भी आ जाता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट के साथ साथ, जैसे इंटरेस्ट पीएल में चार्ज होता है ये भी पीएल में एट लास्ट राइट ऑफ हो जाएगा। लॉस ऑन डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज आल्सो ए कैपिटल लॉस, ठीक है। ये किस नेचर का लॉस है, कैपिटल लॉस है, ठीक है। एंड शुड बी रिटर्न ऑफ इन अ सिमिलर मैनर एज डिस्काउंट ऑन डिवेंचर इज इशूड। तो बोल रहा है कि जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में, सॉरी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज कैपिटल लॉस एंड शुड बी रिटर्न ऑफ इन ए सिमिलर मैनर एज डिस्काउंट ऑन डिवेंचर इशू। तो इशू करने के टाइम पे जो डिस्काउंट होता है उसको जैसे हम लोग राइट ऑफ करते हैं, उसी ये उसको कैपिटल लॉस बोला जाता है, ठीक है। इन द बैलेंस शीट बोथ द आइटम्स डिस्काउंट एंड लॉस आर शोन एज नॉन करेंट और करंट एसेट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड फॉर विच इट हैज टू बी रिटर्न आउट। अब ये कौन सा वाला है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कौन सा वाला है। डिस्काउंट मतलब जब हम लोग इशू टाइम पे डिस्काउंट पे कर रहे हैं, और लॉस ऑन इशू मतलब जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि डिवेंचर अगर प्रीमियम पे रिडीम होता है, प्रीमियम पे अगर रिडीम होता है तो डिस्काउंट सॉरी इशू डेट पे हमारा 2 एंट्री होता है। 2 एंट्री मतलब एक इशू का एंट्री तो होगा ही, उसके साथ साथ फ्यूचर में प्रीमियम पे रिडीम करने के लिए जो लॉस होगा उसका भी रिकॉर्डिंग आज ही करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बोल के। और जो इशू का डिस्काउंट है उसको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बोलते हैं। कभी कभी दोनों चीजों को एक साथ भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, मतलब ये भी लॉस ऑन इशू, ये भी लॉस ऑन इशू बोलते हैं। लेकिन ये मैंने इसीलिए लास्ट दिन तुम लोग को बताया भी था। ये देखो जब हम लोगों ने 6th नंबर क्वेश्चन या फिर कुछ और यहाँ पर देख सकते हो, जो हम लोगों ने ये वाला यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने, ये देखो मैंने यहाँ पर स्लैश देके लिखवाया था ना, लॉस भी लिख सकते हो डिस्काउंट भी लिख सकते हो। तो अगर हम लोग प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, ये देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, तो ये दोनों लॉस ही उसी तरह से ट्रीट होगा, ये दोनों ही कैपिटल लॉस है, और दोनों लॉस को उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे अभी अभी हम लोगों ने डिस्काउंट वाला ट्रीट किया। मतलब लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का ट्रीटमेंट भी वैसे ही होगा, ये भी एक कैपिटल लॉस है, इसका रिटर्न ऑफ भी वैसे ही होगा जैसे डिस्काउंट में इशू करने से राइट ऑफ कर रहे हैं। जो मेथड अभी अभी हम लोगों ने देखा, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड या तो सम्स ऑफ ईयर डिजिट मेथड। स्ट्रेट लाइन मतलब इक्वली हर साल जो है राइट ऑफ करो अमाउंट को, और ये जो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड है, जितना लोन आउटस्टैंडिंग रह रहा है हर बार उतने रेशियो से डिस्काउंट को हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं, ये बताया है, ठीक है। अच्छा अब इस पे एक क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन 11, ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, HDFC Limited issues 1,12% डिवेंचर ऑफ 100 each at 94 on 1st Jan, मतलब 6 रुपीज डिस्काउंट में डिवेंचर इशू किया गया है। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू द डिवेंचर आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 years, तो डिवेंचर जो है 5 years बाद रिडीम कर दिया जाएगा
फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस दिन इशू किया गया है उसके बाद 5 साल बाद रिडीम कर दिया जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ इन ईच ऑफ द 5 ईयर, हर 5 साल में कितना कितना करके डिस्काउंट राइट ऑफ होगा वो बता दो। तो पहले ये तो देख लेते हैं कि कितना डिस्काउंट हो रहा है, उसके बाद हम लोग राइट ऑफ करने का सोचेंगे। पहले डिस्काउंट अमाउंट तो कैलकुलेट करना आना चाहिए हम लोग को, ये तो मैंने सिखाया भी है, फिर भी देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 11, ठीक है। यहाँ पर देखो डिस्काउंट अमाउंट, ये कौन सा वाला डिस्काउंट है, इसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को इशू करने के टाइम पे कितना डिस्काउंट हुआ, तो पर डिवेंचर पे इशू करने पे 6 रुपीज का, ठीक है। 1 लाख डिवेंचर इशू हुआ है तो 1 लाख इंटू 6, ठीक है। तो 6 लाख रुपीज का लॉस डिस्काउंट की वजह से हुआ है, डिस्काउंट में इशू करने की वजह से। इस अमाउंट को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग कैसे राइट ऑफ करेंगे, देखो इस तरह से होता है, ईयर एंड, यहाँ पर लिखेंगे डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर हो जाएगा रेशियो इन विच डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, और यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, जितना रिटर्न ऑफ हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो 6 लाख को अगर हम लोग 5 साल में रिटर्न ऑफ करेंगे ना, देखो 6 लाख को अगर हम लोग 5 साल में रिटर्न ऑफ करेंगे, क्यों 5 साल में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है 5 years फॉर द डेट ऑफ इशू, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000 करके। तो ये तो इस तरह से कैलकुलेट हो ही जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कौन सा मेथड से हो रहा है, ये देखो यहाँ पर जो मेथड बोला है, इफ द डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इस क्वेश्चन में 5 साल, यहाँ भी एग्जांपल दिए, क्वेश्चन में भी दिया, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शुड बी रिटन ऑफ इक्वली, तब हम लोग इक्वली राइट ऑफ कर देंगे थ्रू आउट द लाइफ ऑफ डिवेंचर अप्लाइंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। और मेन एडवांटेज ये होता है कि एक ही तरह का डिस्काउंट जो है हर बार पीएल में चार्ज होता है। तो यहाँ पर अगर तुम लोग डिवाइडेड बाय 5 1,20,000 करके दिखा दो तो भी चलेगा, लेकिन इसको हम लोग चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जो हमें बोला है कि जितना जितना डिवेंचर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगा उस रेशियो में भी चाहे तो बांट सकते हैं। उस रेशियो में भी बांटेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें बीच में कोई रीपेमेंट नहीं हो रहा है, हम लोग सीधा 5 साल बाद जाके डिवेंचर का पैसा रीपे करेंगे। मतलब यहाँ पर हम ये थोड़ा सा जगह रख देते हैं, हम ये समझाना चाहते हैं कि डिवेंचर सीधा 5 साल बाद जाके, ठीक है, ये हो गया आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद जाके ये पूरा डिवेंचर का पैसा रिडीम होने वाला है। डिवेंचर कितना पैसा आया है, 1 लाख डिवेंचर इशू है 94 करके, तो 94 लाख का डिवेंचर इशू हुआ है और 94 लाख का डिवेंचर रिडीम होगा आफ्टर 5 ईयर। तो ऐसा होने से इक्वली कर सकते हैं, तो जो डिस्काउंट हुआ है उसको हम लोग 5 ईयर्स में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा भी हम लोग इसको जो आउटस्टैंडिंग रेशियो है उसमें भी करके दिखा सकते हैं। कैसे होगा, हर बार लोन आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा 5 साल में, हर बार लोन आउटस्टैंडिंग हम लोग का कितना रहेगा, नॉमिनल वैल्यू से देखना चाहिए हम लोग का, हर बार लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 लाख इंटू 100 जितना होता है उतना ही रहेगा, क्योंकि हमें डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ढूंढना है। तो डिवेंचर आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 100, ठीक है। ये क्यों किया मैंने, डिवेंचर पूछा है कितना आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि एंट्री सोचो, एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 94 लाख, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 6 लाख, टू 12% डिवेंचर, ये हो जाएगा 6 लाख और 94 लाख मिला के 100 लाख। अभी तक तो हम लोग वही पढ़ रहे थे ना, तो ये तो मैंने 100 लाख ही लिखा है, ठीक है, इसको ठीक से लिख देते, देखो 100 लाख, ये क्या लिखा है, डिवेंचर आउटस्टैंडिंग फर्स्ट ईयर। अगर हम लोगों ने कुछ भी रीपे नहीं किया तो डिवेंचर अकाउंट कितने से दिखा रहा होगा, 100 लाख से दिखा रहा होगा। ये हो गया फर्स्ट ईयर का एंड। सेकेंड ईयर का एंड भी हमें 100 लाख की डिवेंचर आउटस्टैंडिंग दिखा रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो कोई रीपे नहीं किया, रीपे तो 5 साल बाद करेंगे, मतलब 5 साल के एंड में। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ भी 100 लाख दिख रहा होगा। फोर्थ ईयर में भी हमें कितना दिख रहा होगा, 100 लाख ही दिख रहा होगा। एंड फिफ्थ ईयर में भी हमें कितना दिख रहा होगा, 100 लाख ही दिख रहा होगा। अब रेशियो क्या हो गया आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का, 1:1:1:1:1, ठीक है। रेशियो क्या बन गया, यहाँ पर 1:1:1:1:1 आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का रेशियो। मतलब
इसके लिए भी 1/5, इसके लिए भी 1/5, इसके लिए भी 1/5, इसके लिए भी 1/5, इसके लिए भी 1/5 रेशियो, ठीक है। अब इसी रेशियो में हमें क्या करना है, डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। डिस्काउंट टोटल कितना है 6 लाख, तो ये 6 लाख इंटू 1/5 तो कितना आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह से करते हैं, आउटस्टैंडिंग रेशियो वाला भी अगर रूल्स लगाते हैं तो हमारा आंसर स्ट्रेट लाइन के तरह ही आ जाएगा। इसका रीजन एक ही है, क्योंकि हमारा यहाँ मिडिल में तो कोई रीपेमेंट हो नहीं रहा है, तो आउटस्टैंडिंग तो हमेशा एक ही जैसा अमाउंट दिखेगा, तो उसका रेशियो तो सेम होगा। सेम होने से हमारा स्ट्रेट लाइन ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया 1,20,000। तो प्रेजेंटेशन के लिए ऐसे करके करना चाहिए, 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000, इतना करके हमारा इंटरेस्ट जो है, सॉरी डिस्काउंट जो है हर बार रिटर्न ऑफ होगा। अच्छा, अब ये वाला तो हो गया 11 यहाँ पर। और एक क्वेश्चन देखो 12 वाला, इसमें थोड़ा सा अलग पॉइंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मिडिल में रीपेमेंट होगा, तो इसको कैसे समझते हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि एचडीएफसी लिमिटेड इशूड 2,12% डिवेंचर ऑफ 10 ईच एट 9.40, मतलब 60 पैसा डिस्काउंट है, ठीक है, ऑन 1st Jan 2020 अंडर द टर्म्स ऑफ इशू 1/5 ऑफ द डिवेंचर आर एनुअली रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स, ठीक है। यहाँ पर दिखाते हैं 2 लाख डिवेंचर इशू हुआ है, 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर एट द रेट ऑफ कितना करके 9.4 फॉर 10 ईच, ठीक है। अच्छा, अब हर साल, ठीक है, ये कब हुआ है 1st Jan 20 को, 1st Jan 20 को। अब हर साल जो है, हर साल 1/5 ऑफ द डिवेंचर एनुअली जो है रीपे किया जाता है। रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स मतलब होता है कि किसका डिवेंचर रिडीम होगा वो ड्रॉइंग्स लॉट मेथड होता है, जैसे लॉटरी होता है ना वैसे। तो वहां से क्या होता है, जिनका नाम ड्रॉ होता है उनका डिवेंचर रिडीम कर दिया जाता है डिवेंचर होल्डर में। तो 1/5 ऑफ द डिवेंचर हर साल, एनुअली मतलब हर साल रिडीम किया जाएगा। तो 1/5 मतलब कितना हो जाएगा, पहले डिवेंचर कितना है वो देखो, उसका 1/5, फिर बचे हुए का 1/5, इस तरह से होगा। और रिडेम्पशन कब हुआ है, फर्स्ट रिडेम्पशन ऑकर्ड ऑन 31 दिसंबर 2020। तो फर्स्ट बार रिडेम्पशन हुआ है 31 दिसंबर 2020। तो यहाँ पर रिडेम्पशन अमाउंट कितना होगा, उसके पहले ये देखते हैं कि डिवेंचर अकाउंट कितने से दिख रहा होगा ये पूरे साल पर। तो 2 लाख इंटू कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 2 लाख इंटू 10 यानी कितना दिखेगा 20 लाख, ये दिखेगा आउटस्टैंडिंग, मतलब ये बैलेंस शीट में दिखेगा। अब हम लोग रिडीम कितना करेंगे, इस साल के एंड में रिडीम करेंगे 20 लाख का 1/5, तो ये हो गया 4 लाख, हम लोग 4 लाख रिडीम कर देंगे। तो 20 लाख आउटस्टैंडिंग था, 4 लाख हम लोग रिडीम कर रहे हैं 31 दिसंबर 2020 के एंड में। अब इसके बाद कब करेंगे, फिर से 31 दिसंबर 2021 को करेंगे, ठीक है। अब इस साल डिवेंचर हम लोग का कितना दिख रहा होगा एज ए आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, तो 20 लाख था, हम लोगों ने 4 लाख रीपे कर दिया, तो कितना दिख रहा होगा 16 लाख दिख रहा होगा। फिर से 16 लाख का हम लोग 5th पेमेंट कर देंगे, ठीक है। सॉरी, ये 16 लाख का नहीं होगा, हर बार डिवेंचर के अमाउंट का 1/5 हम लोग पे करते हैं, तो हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख रीपे कर दिया। अच्छा, अब ये कब किया, सेकेंड ईयर के एंड में। तो सेकेंड ईयर के एंड के बाद हमारा जो डिवेंचर अकाउंट है या फिर बैलेंस शीट में कितने से दिख रहा होगा, हम गलती से यहाँ 16 लिख रहे थे, 16 था, 4 लाख हम लोगों ने रीपे कर दिया, तो ये कितने से दिख रहा होगा 12 लाख से। अब ऐसे करके 31 दिसंबर 2022 आ गया, फिर से रिडेम्पशन करना है, कितना हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। फिर से 4 लाख रिडीम कर दिया। अब अकाउंट कैसे दिख रहा होगा, मतलब मेरा बैलेंस शीट कैसे दिख रहा होगा, लोन अकाउंट में कितना अमाउंट दिखा रहा होगा, 12 लाख में 4 लाख पेमेंट कर दिए तो 8 लाख दिख रहा होगा। ये हो गया 1 2 3 4 टाइम्स हम लोगों ने रीपेमेंट किया। अभी और एक बार करना पड़ेगा 31 दिसंबर 2023। अब देखो यहाँ पर ये एंट्री हो जाएगा 31 दिसंबर 2023 हो जाएगा, ये 24 होगा, ये 23 हो गया। यहाँ पर 8 लाख दिख रहा था। अब इस साल के एंड में भी हम लोग फिर से कितना
4 लाख का रिडेम्पशन करेंगे, तो 8 लाख में से 4 लाख पे कर देंगे, तो अभी हमारा डिवेंचर अकाउंट कितना दिख रहा होगा, 4 लाख दिख रहा होगा, ठीक है, 4 लाख दिख रहा होगा। अब कंपनी सिर्फ 4 लाख अगर रीपे कर देगी तो इनका पूरा का पूरा जो है डिवेंचर आउटस्टैंडिंग का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देखो कितने का लोन लिया था, 20 लाख, 20 लाख पूरे साल था, और एक साल के एंड में 20 लाख में 4 लाख पे कर दिया, 16 लाख बचा, 16 लाख, 16 में 4 पे कर दिया, 12 लाख बचा, 12 में 4 पे कर दिया, 8 लाख बचा, 8 लाख में 4 पे कर दिया, 4 लाख बचा। अब कितना पे करेंगे, 4 लाख, और 4 लाख ही हो रहा है हर बार करके। अब 4 लाख पे कर दिया, अब तो कुछ बचेगा नहीं कि अकाउंट बनाए, 4 लाख पे कर दिए, यहाँ पर डिवेंचर अकाउंट हो गया है क्लोज, ठीक है, मतलब लोन फुल्ली रीपेमेंट हो गया। अब डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करना है, ये आउटस्टैंडिंग रेशियो जो लिखा मैंने 20, 16, 12, 8 और 4, इसी रेशियो में हमें डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। तो फिर से हम लोग एक ऐसा करके जो है अकाउंट मतलब फॉर्मेट बना सकते हैं, 2020 के एंड में 2021, 2022, 2023, 2024, ये देखो ये जो ड्रॉ किया है, ये याद रखने से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो 24 तक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे डिवेंचर आउटस्टैंडिंग रेशियो, तो डिवेंचर आउटस्टैंडिंग रेशियो कितना है, पहले था 20 लाख, ठीक है, फिर 4 लाख पे करके आया 16 लाख, फिर 4 लाख पे करके आया 12 लाख, फिर 4 लाख पे करके आया 8 लाख, फिर 4 लाख पे करके आया 4 लाख। एग्जाम में जिनको लिखना है वो उनको लेकिन पूरा 0 0 के साथ ही लिखना पड़ेगा, या फिर यहाँ फिर मेंशन करना पड़ेगा इन लाख बोल के। अब रेशियो देख लेते हैं, यहाँ पर रेशियो कितना बन जाएगा, ये हो जा रहा है हम लोग का 20 लाख डिवाइडेड बाई, ये पूरा ऐड करने से कितना होगा, 20 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4, तो ये हो गया 60। अगर कोई चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया हम लोग का 60। अच्छा, अब ये 16/60, 12/60, 8 लाख बाई 60, यहाँ पर 4 लाख बाई 60 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, कितना कितना अमाउंट जो है डिस्काउंट का राइट ऑफ होगा, तो इस रेशियो में होगा, लेकिन डिस्काउंट का अमाउंट तो निकाल लो, 60 पैसा, 60 पैसा इंटू 2 लाख डिवेंचर, ठीक है, यहाँ पर लिख दे 2 लाख इंटू 60 पैसा, तो 1,20,000 होता है टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब इसको हम लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 0 0 कैंसिल आउट कर दो, 2/6, 1,20,000 इंटू 16/60, अब इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 1,20,000 इंटू 12/60, 1,20,000 इंटू 8/60, 1,20,000 इंटू 4/60, ठीक है। इस रेशियो में हम लोग को इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हो गया 40,000, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, तो 40,000। अच्छा 60, तो ये 0 0 कैंसिल, 6 2 12, मतलब ये 32,000। अच्छा, ये 12 5 से 60, 5 और 12 मतलब 120 डिवाइडेड बाई 5, तो 24,000। अच्छा, यहाँ पर 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो जाएगा 1.6, मतलब 16,000 हो जाएगा, 16,000, और ये हो जाएगा 60 है ये 2, मतलब 8,000, ठीक है, 8,000, और टोटल करने से कितना आएगा, ऑब्वियसली 1,20,000 आएगा, 1,20,000 का इस तरह से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाया, तो यहाँ पर इक्वली नहीं हो रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ठीक है, यहाँ पर इक्वली नहीं हो रहा है, यहाँ पर कैसे हो रहा है, पहले 40 फिर 32, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्यों कम होते जा रहा है, जैसे जैसे हमारा लोन का अमाउंट कम हो रहा है रीपेमेंट के वजह से हमारा रेशियो भी कम हो रहा है, तो 120 का 2/6 और 1,20,000 का 16/60, डिफरेंस तो होगा ही ना, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं हर जगह पे हमारा एक चीज तो फिक्स्ड है, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, 2,000 का 2 टाइम्स जितना होगा, 2,000 का यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो ये 16 टाइम्स कितना हो जाएगा, मतलब ये एक्चुअली 0 नहीं लिखा है, तो तुम लोग को कंफ्यूजन लग सकता है कि ये हम ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, बात देखो ऐसा है
यहाँ पर 60 है तो इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो। अगर 1,20,000 को 60 से डिवाइड करते हैं जो हर जगह पे एप्लीकेबल है तो 2000 आता है। 2000 का 20 टाइम्स जितना होगा, 2000 का 16 टाइम कम होगा, 2000 का 12 टाइम्स और कम होगा, 2000 का 8 टाइम्स और कम होगा। ये कम क्यों हुआ? क्योंकि रेशियोज कम होते गए। रेशियोज क्यों कम होते गए? क्योंकि हम लोग मिडिल मिडिल में रीपे कर रहे हैं। मिडिल मतलब एक पैटर्न में रीपे का बात किया गया है कि हर साल के एंड में। तो आउटस्टैंडिंग रेशियो से हम लोग इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। इसको तुम लोग चाहो तो डायरेक्टली 5 से डिवाइड करके भी लिख सकते हो, लेकिन प्रेजेंटेशन जिनको करना है उनको इसी तरह से दिखाना। तो ये हम लोग का डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे किया जाता है, दोनों मेथड से मैंने बता दिया। अच्छा, अब ये बचा है हम लोग का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इसका कैलकुलेशन लगभग कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हम लोग का कुछ एमसीक्यूज वगैरह है और ये भी हम बता देंगे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आई होप कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा।